नमस्ते सभी को। श्याम भाई, आप जुड़ गए? जी नमस्ते नमस्ते, जुड़ गया हूं मैं। जी जी। तो आज वंदन भाई कुछ थोड़े व्यस्त है, तो कोऑर्डिनेशन का काम की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है अभ्यास गोष्ठी में। तो आपको लास्ट वीक में आपने जो अभ्यास किया है उसमें कुछ उपलब्धि हुई हो, या तो फिर जब से ये अपना गोष्ठी स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक एनवीसी के जरिए प्रैक्टिस करके कुछ उपलब्धि हुई हो, तो आप शेयर कर सकते हैं अभी। या तो कहीं दिक्कत भी आ रही है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी। अभी शशि शर्मा दीदी, रेणु दीदी और विकास जी। तो अभी पहले मैं, शशि दीदी, आप आपको माइक दिया है। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अ, नमस्ते सभी को। भैया मैं अपनी शेयरिंग रखना चाह रही हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका अभ्यास सत्र से लेकर अब तक ये जो अम, हमारे रिवीजन के लिए जो सेशंस आपने लिए हैं, लगभग 6 महीना होने को आया। और उससे पहले भी जितना भी अध्ययन पठन वाला काम किया था, तो बात तो सिर्फ इतनी सी ही है कि मूलभूत वास्तविकता की ओर ध्यान बना रहे और सुखपूर्वक जीना हो जाए, सभी के साथ संबंध दिखाई दे जाए। लेकिन इस छोटी-सी बात तक पहुँचने के लिए कितना पठन, कितना अध्ययन, कितने प्रयास। एक ही बात को पता नहीं कितनी बार सुना होगा, आपने कहा होगा, हर बार वो अच्छा लगता था कि समझ आ गया। लेकिन वो अ, फिर भी कितना छूट जाता था। धीरे, 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 धीरे वो और समझा और समझा और समझा और अब जाके मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी बातों की क्लैरिटी हुई है। जितना मैं फिर पहले भी मैंने कहा था और अब फिर कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा मैं सेल्फ एम्पैथी वाला काम करती हूँ, उतना ही मैं वो काम भी सरलता से कर पाती हूँ, जो कि आपने कहा था कि दूसरे को कैसे सुना जाए। वो तब समझ आता है जब मैं खुद देखती हूँ कि मैं व्यवहार में क्या कर रही हूँ, उसके पीछे मेरी चाहना क्या है। और ये एक बात कही जाती है कि हम अपना आकलन करते हैं अपनी चाहना से और दूसरे का आकलन करते हैं उसके व्यवहार से। और जबकि मैं देखती हूँ कि जब मेरी चाहना में दूसरे का हमेशा शुभ ही होता है, अशुभ नहीं होता है। व्यवहार की जो गड़बड़ी होती है वो नासमझीवश होती है। और अगर मैं देखूँ कि वो व्यवहार जो मैं कर रही हूँ, तो मेरी पीड़ा ही अभिव्यक्त हो रही होती है और ये उतना ही सच है दूसरे व्यक्ति के लिए। तो जब मुझे ये दिखा तो सेल्फ एम्पैथी के साथ-साथ जहाँ खुद के प्रति स्वीकृति आती है, तभी मैं दूसरे के प्रति भी स्नेह के भाव से भर पाती हूँ। ये मुझे दिखाई दिया भैया और ये बहुत सुंदर और सुखद है। थैंक यू भैया, अभी प्रयास जारी हैं, आगे और इसको बढ़ाने का और सजग रहने का प्रयास करूँगी। जी भैया, धन्यवाद। जी दीदी, जिस दिन भी चीजें पकड़ में आने लगती है ना, तो यही लगता है कि इतनी छोटी सी बात है और इतने समय तक क्यों कठिनाई हो रही है। बाबा जी कई बार ये बात कहते थे कि इतना छोटा सा बात है और मानव जाति इतने हजारों साल से इसमें उलझा हुआ है।
तो पकड़ में आने की बात है दीदी, जिस दिन से आ जाता है उस दिन से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और पकड़ में आने का पहचान मैं ये नहीं मानता हूँ कि तर्क से, और आप भी नहीं ही कह रही हैं उस बात को, लेकिन फिर भी मैं बाकी लोगों के लिए उसको बता देता हूँ कि चीजें हमको पकड़ में आ रही हैं, इसकी पहचान ये नहीं है कि मैं उसको बोल लेता हूँ या बोल लेती हूँ। ये पहचान नहीं है कि मैं उसके लिए 10 तर्क दे देता हूँ। उसकी मूल पहचान तो यही है कि हमारे जीने में टुकड़े टुकड़े में ही सही वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है। और उसके रिजल्ट्स हमको अपने में भी दिखाई देते हैं कि हमारी सुख समृद्धि, हमारी शांति, हमारा आराम बढ़ता जाता है। और उसका रिजल्ट दूसरे में भी दिखाई देता है कि दूसरे को भी हमारे साथ जीने में, बात करने में एक कंफर्टेबिलिटी महसूस होने लगती है पहले की तुलना में। क्योंकि अब हमारे बोलने में वो ट्रिगर नहीं जाता है अगले को। एक बार अपना सुनना ठीक हो जाए और फिर थोड़ा बोलना ठीक हो जाए तो हम वो माचिस ही नहीं देते हैं अगले को कि उसके बारूद में आग लगे। तो कितना भी बारूद अगले ने इकट्ठा कर रखा है, अगर हमारी तरफ से माचिस नहीं जाएगा तो उसमें आग नहीं लग सकता है। इसलिए दसियों बीसियों मान्यताओं वाले व्यक्ति के साथ भी अगर हम जी रहे हैं ना, तो हम उस मान्यता को एक्टिवेट होने के लिए खाद पानी नहीं देते हैं, मौसम नहीं देते हैं, वातावरण नहीं देते हैं, तो एक्टिव नहीं होता। और परिवार में, परिवार समूह में, मित्रों की जगह पर टीम में ये जीना इसलिए सरल है कि गहरे में कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे के लिए कंसर्न है। ये सारे विरोध जो इतने आपको दिखाई देते हैं, झगड़ा और आवेश दिखाई देता है, ये सब बहुत ऊपरी लेवल का है। डीप विदिन में हमारा कंसर्न है और हमको वो कंसर्न को एक्सप्रेस करने नहीं आता है। इसलिए इतनी तरह से चीजें उलझ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या शशि दीदी? आ रही है भैया, क्लियर है। एक कमेंट आया है कि साउंड नहीं है, तो जी, रेनू बटारा दीदी का हाँ, है। उनकी जगह से होगा। जी। शीतल भैया, उनको मैसेज कर दीजिए कि रीज्वाइन कर लें या अपना साउंड सिस्टम चेक करें। जी जी। तो इतना ही उसमें पहचानने की जरूरत है दीदी। जी बाकी जो भैया। आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे अपने लिए ये दिखाई देता है कि बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो मेरी सजगता को हटाने में बहुत सक्षम हैं। मतलब वो ट्रिगर्स मेरे सोचने समझने, मतलब तुरंत मैं उससे प्रभावित हो जाती हूँ, अभी वो ट्रिगर्स हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि ये मेरे ट्रिगर्स हैं। मुझे अभी वो पता चल गया है। तो हो सकता है कि मैं अभी रिएक्ट भी कर जाऊं, हो सकता है कि मैं अभी अपसेट भी हो जाऊं, लेकिन फिर मुझे पता है कि क्या करना है। तो ये अभी की स्थिति है भैया। बढ़िया। अगले 6 महीने में अगर आप इसको कर ले गए ना ठीक से, तो जी। आपको दिखाई देगा कि अभी जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें से 75% तो कम से कम सॉल्व हो जाएंगे। जी भैया। 90% भी हो सकता है। जी। ठीक दीदी, बढ़िया। थैंक यू भैया। नमस्ते। 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 जी, विकास जी आपको माइक दिया है। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। हम विकास विकास को शेयर करना है क्या पहले, या मैं शेयर कोई कर नहीं, दूं? अब आपके पास माइक है रेणु दीदी, तो आप कर लीजिए ना, फिर जी विकास भैया का कर लेंगे। जी भैया। तो भैया, पिछले 2 हफ्ते से मेरी वो एक ही वो जगह धुरी अटक गई है, वो अपने से कनेक्ट होने की। फिर मैंने दूसरी बार में भी उससे ही रिलेटेड मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा वो देखा देखा था। फिर आज कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं बहुत सारी बातें अपनी स्वीकारना नहीं चाहती, इसलिए एक तरीके से मैं कनेक्ट होना भी नहीं चाहती, देखना भी नहीं चाहती। तो उसमें से एक पॉइंट मुझे आज दिखा था, वो ये था कि जो स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर या जो कोप अप मैकेनिज्म बनाया था, उसके डीप में ये है कि आई डोंट वांट टू बी वल्नरेबल। तो उसके ऊपर फिर ये सारा आवरण चढ़ा था, टू बी स्ट्रॉन्ग,
टू नॉट टू कनेक्ट, टू बी इमोशनलेस, मतलब वैसा वाला जो बनाया अपने लिए। एंड उसमें एक संवाद ये भी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मतलब मतलब जरूरत नहीं है इन द सेंस कि अगर मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी और वो नहीं मेरे मेरे को सपोर्ट करेगा, तो आई विल बी हर्ट। तो ये वाले जो कुल मिलाकर के घूम फिर के चीजें हैं, तो मतलब आज मुझे ये दिखा था, तो उसमें जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि जब मैं आज भी अपने आप को देख पाई द वल्नरेबल वन, तो मेरे को स्वीकार तो भैया ये आज भी नहीं है कि मैं वल्नरेबल हो जाऊं। तो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है फिर? क्या होता है दीदी कि ये जो हम अपेक्षा किसी से कुछ रखते हैं ना, उसका मतलब है अपनी किसी जरूरत को हम पूरा करना चाहते हैं। गलती हमसे सिर्फ इतनी होती है कि हम ऐसा जोड़ देते हैं कि ये जरूरत हम श्याम से ही पूरा करना चाहते हैं, या ये जरूरत हम इस तरीके से ही पूरा करना चाहते हैं, या इस व्यक्ति को तो इतना करना ही चाहिए। इस व्यक्ति को इतना करना चाहिए में अब क्या हो गया कि हम अपनी जरूरत से डिस्कनेक्ट होके अगले व्यक्ति पर फोकस हो गए। अपनी जरूरत के साथ अगर हम कनेक्टेड रहते हैं ना, तो ये समझना जरूरी है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपनी नीड को पूरा करने के। और अगला व्यक्ति अगर हमको नो कह रहा है, तो उसको अपने लिए रिजेक्शन की तरह सुनने की जरूरत नहीं है। वो हमको हर्ट करना चाहता है ये देखने की जरूरत नहीं है। हम उसके लिए वेल्युएबल नहीं हैं ये बात भी नहीं है। क्या बात है फिर? बात सिंपल है कि इस समय उसकी प्रायोरिटी में कोई और हायर नीड है, और वही सुनना होता है हमको। कि जब वो हमको नो कह रहा है किसी चीज के लिए, इसका मतलब वो अपनी किसी हायर प्रायोरिटी की नीड को यस कह रहा है। और उसको अगर सुनेंगे तो उस व्यक्ति के साथ भी आगे डायलॉग हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, हम अपनी नीड को पूरा करने के अल्टरनेटिव तरीकों पर सोचने का काम कर सकते हैं। ये जो सारा हर्ट होते हैं हम, वो इसलिए होते हैं कि हम अपनी नीड पर फोकस्ड होने के बदले कहीं ना कहीं दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जोड़ लेते हैं कि नीड पूरा हो तो इसी ढंग से, नीड पूरा हो तो इसी व्यक्ति से, नीड पूरा हो तो इसी तरीके से। वहां से कठिनाई शुरू होती है। तो मुद्दा अपने को किसी भी तरह से वल्नरेबल बनाने का नहीं है। मैं तो नहीं कहूंगा कि वल्नरेबल बनाया जाए अपने को, बल्कि मैं तो ये देखता हूं कि सचमुच जब हम अपनी नीड से कनेक्टेड होते हैं, उसके पूरा होने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को सोचने का कॉम्पिटेंस रखते हैं, और उस नीड को किसी दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट नहीं कर देते हैं कि वही पूरा करे, या तरीकों के प्रति जिद नहीं होता है, तो पहली बार अपने में स्वतंत्रता महसूस होती है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, और उसके पूरा करने के बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं। दूसरे व्यक्ति के नो को भी जब हम यस टू समथिंग एल्स की जगह से सुन पाते हैं, तो हमको उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा और पता चलता है। एक परत और उसकी हमारे सामने खुलती है। तो देर सवेर हम कभी उसको हेल्प करना चाहते हैं, तो ज्यादा बेहतर ढंग से हेल्प कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी जगहों पर तो जुड़ाव हमारा इसलिए नहीं है कि हमको दूसरे से कुछ पाना है। पाने के लिए तो लाइफ में दो चार लोग भी मिल जाए ना, जिनसे गाइडेंस ठीक मिल जाए, तो पर्याप्त है। बाकी जो दो चार लोगों को छोड़ करके जो 800 करोड़ लोग हैं ना, उन जगहों पर तो देने की जगह से भी जीने को सोचा जा सकता है, अगर वो दो चार लोगों की जगह से हमको आगे बढ़ने का गाइडेंस मिल जाए तो। और वो हमको रियल स्वतंत्रता देती है कि किसी भी परिस्थिति में मेरा भाव स्नेह का बना रह सकता है, और उस स्नेह के भाव के साथ में सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। जी दीदी, कुछ और कहूँ या? हाँ भैया, मतलब थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे कि मतलब मुझे अभी ये दिखा नहीं है कि मतलब इन द सेंस कि जैसे मैं सपोर्ट नहीं लेती,
तो मुझे ये भी याद नहीं आता कि मुझे सपोर्ट लेनी है, मतलब जैसे पूछ लिया जाए कि अच्छा ये सपोर्ट कर दो। बल्कि रादर मेरा जिद ये रहता है कि मुझे मुझे नहीं है जरूरत तुम्हारी, मतलब ये वाला एटीट्यूड रहता है मेरा। ये एटीट्यूड बेसिकली आपका रिएक्शन है। मैं हाँ हाँ। अगर सुनता हूं इसको ना, तो मैं ऐसे नहीं सुनता हूँ, सुनने का आर्ट बता रहा हूँ। अगर हम्म आप हमको कहेंगे ना कि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, तो मैं हम्म इसको ऐसे नहीं सुनता हूँ। मैं ये सुनता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि श्याम, 10 दिन पहले जब तुम्हारी जरूरत थी और तुमने नहीं पूरा किया तो मैं बहुत हर्ट महसूस की। हम्म अगर मुझे सुनना होगा तो मैं ऐसे सुनूंगा। इससे हमको ये पता चलता है कि बेसिकली आपकी नीड ये नहीं है कि कोई कॉपरेट नहीं करे। बेसिकली आपकी किसी समय नीड थी और वो पूरी नहीं हुई, तो उसका जो पीड़ा है वो आपके अंदर बना हुआ है। और आप उस पीड़े को फिर, पीड़ा वो फिर से आपकी जिंदगी में नहीं आ जाए, उसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म आपने डेवलप किया है। ये हाँ बात भैया, मैं यहाँ तक तो समझ गई। अब उसको ब्रेक कैसे किया जाए? ब्रेक करने का तरीका यही है दीदी, कि जब दो तरह से इसको किया जाता है। पहले दूसरे की जगह से क्या देखें वो बताता हूं, फिर अपनी जगह से क्या देखें। जब हम्म दूसरा हमको ना कहता है, हमको उसको अपने रिजेक्शन की तरह नहीं लेना होता है। हम्म हम उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट हैं ये नहीं लेना होता है। हमको ये तुलना नहीं शुरू करनी होती है कि हमने तो जिंदगी के 20 साल तुम्हारे लिए लगा दिए, 15 साल ऐसा कर दिए, 18 साल ऐसा कर दिए, इन इन चीजों को ऐसा कर दिया, और तुम ये 4 चीज भी नहीं करते हो या ये एक चीज भी नहीं करते हो। मैंने तो 10 साल तुम्हारा सेवा किया, तुम तो लौट करके ये एक आज अवसर आया उसमें भी नहीं किए। हम्म इस प्रोसेस में नहीं जाना होता है। हम्म क्या करना होता है, सिर्फ एक बात पहचाननी होती है कि इस समय उसकी हायर प्रायोरिटी की नीड क्या है। नो टू माई नीड और स्ट्रेटजी मीन्स यस टू समथिंग एल्स। हम्म तो उसका यस सुनना होता है कि वो यस जिस बात को कह रहा है उससे हमको उसकी नीड का पता चलता है, बस इतना ही होता है। हम्म क्योंकि उसका हम्म मुद्दा भी कोई आपको मना करना नहीं है, हम्म आपको हर्ट करना नहीं है। उसका मूल मुद्दा तो अपनी सर्टेन नीड को पूरा करना है। तो उसको पूरा करने में उसको बाधा लगेगी आपके साथ यस कहने से, इसलिए आपको नो कह रहा है। ठीक है। तो अगले की जगह से हमने सिर्फ उसका नीड सुना, ये जो बाकी स्टोरी हम साथ में क्रिएट कर देते हैं वो हमारी पीड़ा का कारण बनती है। हमको लगता जी। है अगले ने सहयोग नहीं किया, ये पीड़ा का कारण है। हम्म। हमको ये पहचानना जरूरी है कि ये स्टोरी जितना हम क्रिएट करते हैं वो पीड़ा का कारण बनती है। और आप इसको देख सकते हैं कि जिसके लिए आपने 10 साल किया हो वो जब नहीं ना बोल दे तो हम्म ज्यादा दुख होता है। हम्म इसके लिए 2 4 दिन कुछ किए होंगे, वो ना बोले तो उतना नहीं होता है। और राह चलता व्यक्ति ना बोल दे तो हम तैयार ही रहते हैं कि हाँ भाई ठीक ही है। हम्म इसका मतलब हमारी स्टोरी बेसिकली जो अगले के साथ कनेक्ट हो रखी है वो हमारी पीड़ा का कारण है, ना कि अगले व्यक्ति का ना पीड़ा का कारण। हम्म बढ़िया। तो एक बार ये बात पकड़ में आती है तो अगले की शिकायत से हम फ्री हो जाते हैं। हम्म अब सही। लौट, ये बात पकड़ में आई। जी भैया, हाँ। बढ़िया। अब लौट के आते हैं हम अपने ऊपर, कि हमारी कौन सी नीड पूरी नहीं हुई, उसको पूरा करने के और तरीके हो सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, कभी हमको जरूरत थी श्याम की, श्याम नहीं उपलब्ध था या नहीं आया, जिस कारण से भी नहीं आया हो, तो उसको पूरा करने के और बेहतर तरीके सोचे जा सकते हैं। अल्टरनेटिव रूट सोचे जा सकते हैं। वो परिस्थिति पैदा नहीं हो इसके भी उपाय सोचे जा सकते हैं। किसी और लोगों से मदद ली जा सकती है। धीरे धीरे सोचने जाएंगे तो दसियों तरीके निकल के आते हैं समाधान के अर्थ में। कल से हम लोगों का एक सेशन है जहां सोचे थे कि 100 सवा 100 लोग आएंगे और उम्मीद है कि कल सवा 200 से 250 लोग होंगे। तो पूरा जगह ही हमको एक तरह से रीसेट करने की बात थी। तो 7 8 ऑप्शन थे, उसमें से जो मतलब, बजाय इस आर्गुमेंट में जाने के कि क्यों कंफर्मेशन दे दिए ज्यादा को या पहले से ही बना लेना था, अल्टरनेटिव ऑप्शन सोचना शुरू किए तो 7 8 ऑप्शन थे।
उसमें से कोई एक ऑप्शन फाइनली जो सारा मिला के सारा बेस्ट लगा वो चूज करके उसको वर्कआउट कर दिए और वो हो भी गया। हो भी गया। तो अपनी नीड को पूरा करने के अल्टरनेटिव तरीकों पर काम करना होता है। इससे हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी तो अपने दुख से हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे दुख का मूल कारण हमारी जरूरत का पूरा नहीं होना है। और पहला पार्ट अगर करेंगे तो दूसरे से शिकायत से फ्री हो जाएंगे। अगर वो अपनी स्टोरी साथ में क्रिएट करने का काम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे से शिकायत से हम फ्री हो जाते हैं। और अपनी नीड के पूरा होने के और तरीकों पर हम काम कर लेते हैं तो अपने दुख से हम फ्री हो जाते हैं। ये दो स्टेप है दीदी। हाँ भैया। और मैं जो करती हूँ कि अगर मैंने कोई बात रखी और अगले ने नहीं मानी तो तुरंत से रिजेक्टेड फील होता है। मतलब वो बहुत इंटेंसिटी के साथ आता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं अपनी बात रखती ही नहीं, या मतलब सपोर्ट मांगती ही नहीं। एग्जैक्टली exactly। तो हर बार हमको नो को, ये क्या होता है जो आप सुन रहे हैं ना, ये पर्सनल होके सुनना इसी को कहते हैं। हम्म। मैं जो इतने दिनों से ये बात कह रहा हूं ना कि सुनना होता है बिना अपने ऊपर लिए। हम्म। आप देखिए नो को जो मैंने कहा यस टू समथिंग एल्स, इस पूरे में हम हम्म। दूसरे व्यक्ति पर ही फोकस्ड हैं, हम अपने को बीच में लाते ही नहीं है। हम्म। आपने अगर हमको नो कहा है तो मैं तो आपको सुन रहा हूं ना। तो हम्म। मैं ये सुनूंगा कि आप किसी और चीज को यस कह रहे हैं। सारी बात आपकी होगी आपको सुनते समय, मैं बीच में कहीं से नहीं आऊंगा। खुद को बीच में लाते ही अपना सारा अभिमान, अहंकार, ईगो जो भी कहिए वो सब, आत्मसम्मान जो भाषा दे लीजिए, वो सब जाग जाता है। सही में। जी दीदी। तो हाँ भैया। इमोशनल होके सुनना एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है। आर्ट। हम्म। और जो शशि दीदी कह रही थी थोड़ा पहले कि वो सुनने वाला भाग ठीक होता है तो हम सहज रह पाते हैं, फिर हम अगले को बोलने की जगह पर भी ठीक हो सकते हैं। अगर सुनने वाला ठीक नहीं होता है तो बोलना ठीक ही नहीं होता है। आपने धक्का हम्म। मार दिया और हम ही असंतुलित हो गए तो अब तो हम जिसको पकड़ेंगे उसको भी साथ में गिराएंगे, ये पक्का है। अगर वो खुद संभला हुआ नहीं है तो। हाँ भैया। जी दीदी। जी भैया। ठीक है। जी भैया, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। जी विकास भैया, आपको माइक दिया। जी। जी भैया, धन्यवाद। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। 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 जी। तो भैया, मुझे ना एक बड़े मुद्दे पे क्लैरिटी बन पाई, मैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा था। जो अभी हमारी चर्चा चल ही रही थी, जो रेणु मासी जी के साथ आप चर्चा कर रहे थे, तो पिछले हफ्ते मैंने अपने भैया जी का एक इंसिडेंट शेयर किया था कि वो ड्रिंक करके कैंपस में थोड़ा वो कर दिए थे करके। तो उस समय जो मुझे आपने एक बात समझाई थी, उसको मैंने ध्यान से सुनने का प्रयास किया। और वो बात ये थी कि हम अपनी समस्या के रूप में किसी मानव को देख रहे हैं, या फिर हमारी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है उसको देख रहे हैं करके। तो जनरली तो मानव को देखते थे, तो फिर वो शिकायत तो बना ही रहेगा, ऐसा आपने बोला। मैंने सोचा कि ये शिकायत बना ही रहेगा, विरोध का भाव बना ही रहेगा, तो क्यों ना इसको अच्छे से सुना जाए जो भैया बोल रहे हैं। और उसको जब मैंने सुना तो मुझे ये बात स्वीकार्य हुई कि हाँ, ये तो ऐसा है ही। जब जब मैं मानव को समस्या के रूप में देखूंगा, तब तब मैं विरोध पूर्वक जीऊंगा, और वो मेरे ही दुख का कारण है। तो मैंने ना उसी समय ये निर्णय ले लिया था कि मैं अपने जिया जी के प्रति जो मेरा भाव था, उसको मैंने उसी समय ठीक कर लिया था, मीटिंग के जस्ट बाद। और फिर मैंने सोचा कि इस पे आगे बढ़ाया जाए। उनसे मतलब जो विरोध का भाव था, उनको मैं कुछ कुछ सुनाने वाला था, वो सब चीजों को मैंने साइड रखा। और मैंने सोचा कि उनसे जब भी अनुकूलता रहेगी, उनसे बात करके अच्छे से बात करूंगा ऐसा करके इस समस्या के बारे में। तो उनका एक्सीडेंट भी हो गया था ड्रिंक करने के चक्कर में। तो मैंने तो पहली बार तो मैंने उनसे हाल चाल पूछा नहीं था जब मैं गुस्से में था। फिर मैंने जब ये निर्णय लिया कि मैं उनसे बात करूंगा करके, तो मैंने उनसे पहल करके पूछा, भैया जी कैसे हो, ऐसा करके। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, थोड़ा सा वो थोड़े गुस्से में थे। पर फिर मैंने 2-3 बार प्रयास किया, क्योंकि अब मेरे मन में उनके प्रति विरोध का भाव नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने अब धीरे से अच्छे से बात करना स्टार्ट किया। तो भैया इसका फायदा ये हुआ
कि मैं सिर्फ एक संबंध में ये प्रैक्टिस किया, पर मैं सभी संबंधों में इस बात को देखने का प्रयास कर पाया इस एक वीक में पूरा, कि जिनके प्रति भी जब जब भी मुझे समस्या होती थी, मतलब तो मैं किसी मानव को ही देखता था। जैसे कि मेरे घर में साफ सफाई नहीं हुई रहती थी, हॉल पूरा बिखरा पड़ा रहता था, डाइनिंग टेबल में कचरे पड़े रहते थे, तो मैं ये बोलता था कि इसको जिसने रखा है उसका सामान देख के कि इसको होश नहीं है, इसने अपना हेलमेट यहाँ रख दिया है, अपना बोझा यहाँ रख दिया है। या फिर हॉल में बच्चे जो खिलौने रख देते थे, तो इन लोग को बार बार समझाता हूँ फिर भी नहीं समझते। ऐसा सोच के मैं उन लोगों के प्रति शिकायत करता था। पर अब ये बात ज़हन में है कि अगर मैं मानव के प्रति शिकायत कर रहा हूँ, तो ये तो फॉर्मूला गलत ही हो गया। मेरी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है, तो मुझे समझ में आया कि मुझे साफ सफाई की नीड है। तो मैं इस तरह से ना अपनी जो नीड के लेवल है, कुछ सेकेंडरी नीड है, कुछ टर्शरी नीड है, कुछ चतुर्थ लेवल के नीड है, उन सबको भी देख पा रहा हूँ। और प्राइमरी नीड तो बनी ही रहती है हम सबकी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी ही कुछ नीड जो है वो पूरी नहीं होती, अलग अलग लेवल की नीड। तो मैं उसको अपने समस्या के रूप में मतलब अभी देख पा रहा हूँ। नहीं तो पहले मैं उस मानव को उसमें जोड़ देता था अपनी उस नीड से, और उनके प्रति विरोध का भाव आ जाता था। तो भैया ये चीज ना अभ्यास हुआ तो एक राहत मिली मुझे कि अभी किसी के प्रति वैसा विरोध का भाव नहीं आ रहा है। हालांकि मेरी जो टेंडेंसी है उसमें भाषा के कारण अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ मैं परिवार वालों से। कभी कभी मैं देख पाता हूँ कि वो फ्लो में वो निकल जाता है थोड़ा गुस्से वाला भाव, पर फिर तुरंत उसी समय फिर ध्यान जाता है कि नहीं ये तो इनसे मैं शिकायत वाला बात क्यों कर रहा हूँ करके, ये तो कुछ है ही नहीं। मतलब उसमें एक चीज और समझ में आया, जो हमारी मूलभूत वास्तविकता है कि हर मानव की जो चाहना है वो सही ही है, वो शुद्ध ही चाहता है, वो भी कनेक्ट हुआ। मतलब वो ऐसा कनेक्ट हुआ कि जैसे जिया जी वाले इंसिडेंट्स को ही लें, तो वो गलती नहीं करना चाहते, उनकी योग्यता भी है नहीं कि वो उस तरह से जी पाए जैसा मैं चाह रहा हूँ या फिर जैसा हम सब चाह रहे हैं। तो उनके प्रति फिर मेरे अंदर एक दया का भाव भी आ रहा था कि अच्छा मुझे तो इनके इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मूल रूप से तो ये गलती नहीं करना चाहते हैं। इनकी अभी योग्यता वैसी नहीं है। हमको ऐसा लगता था कि हमारे एक ही जीजा जी हैं, तो हमारे मेरी दीदी को बिल्कुल परेशान ना करे, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है मेरी दीदी के प्रति, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं अपनी नीड को देख पाया कि मेरी बहन के प्रति मुझे केयर की नीड है, उसकी प्रॉस्पेरिटी हो पाए उसकी नीड, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरी बहन अच्छे से रह पाए उसकी नीड। और मैं ये फॉर्मूला गलत ये लगा रहा था कि उस नीड को उनके हस्बैंड ही पूरा करेंगे क्योंकि उन्होंने शादी की है, तो ऐसा मैं सोच रहा था। और उनके हस्बैंड में वो अभी योग्यता है नहीं। तो फिर मैं देख पाया कि ये दुख का तो 20 साल से चल ही रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि जीजा जी से बात करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे अपने भाव को ठीक करके रखना पड़ेगा। और वो तो हमारी समस्या का कारण है ही नहीं। ये चीज उनको मैंने दीदी को बताया भी कि हमारी समस्या का कारण जीजा जी बिल्कुल नहीं है करके, उनसे भी बहुत अच्छे से बात हुई। नहीं तो हम लोग अक्सर छोड़ दो उनको ऐसा वाला बात चलता था। तब समझ में आया कि उनकी जो नीड है मतलब मेरी जो नीड है उसको तो मैं दूसरे तरीके से भी पूरा कर सकता हूँ, दीदी की हेल्प करके, है ना। और उसके बहुत सारे तरीके मुझे दिखे। मैंने सोच भी लिया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से उनको दूंगा और जितनी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, और जिया जी की जो मानसिकता है उसको ठीक में हम उनका सहयोग करेंगे ऐसा करके। तो ऐसा भैया मेरे भाई के साथ भी मेरा संबंध बहुत अच्छा नहीं था, मतलब एक गैप सा था। तो अभी अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उनके प्रति भाव ठीक किया अपने। हम लोग 4 भाई हैं, तो एक भाई के साथ मैंने अपना भाव बस ठीक किया है, और उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मुझे मिल रहा है पिछले 1 हफ्ते से। मतलब मुझे कुछ भी चीज की जरूरत होती है मैं उनको बताता हूँ, तो एक बार में वो पूरा कर दे रहे हैं, बस इसलिए कि मैं उनके प्रति अब शिकायत का भाव नहीं रख रहा हूँ, जबकि मैंने कुछ बोला भी नहीं है अभी तक उनको। तो और ऐसे मम्मी के साथ भी है, सभी के साथ मतलब उस चीज को देख पा रहा हूँ। और कहीं कहीं पर ये भी देख पा रहा हूँ कि मैं अभी मम्मी के साथ बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे वो कुछ मुझे तुरंत काम दे देती हैं तो नहीं नहीं अभी मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा बोल दे रहा हूँ, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरी खुद की भी वो योग्यता नहीं है अभी जैसे मैं अच्छे से बात कर रख पाऊँ करके। और जो एक बात अभी क्लियर हुई अभी की चर्चा में, कि जिस तरह से मैं सामने वाले को समस्या के कारण के रूप में नहीं देख रहा हूँ, वैसे ही जब मुझे कोई बोलता है, कटाक्ष करता है, तो उस समय वो मुझे हो सकता है समस्या के कारण के रूप में देख रहा होगा। तो मुझे उस तरह से नहीं लेना है अपने आप को। जब वो मुझे बोल रहा है तो वो मुझे डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, ऐसा करके मुझे सुनना है। ये चीज मुझे समझ में आया। जिस तरह से मैं उसको सामने वाले को जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको समझ रहा हूँ कि वो मेरी समस्या का कारण नहीं है, वैसे ही जब मुझे कोई बोलेगा तो मुझे अपने आप में ये पता होना चाहिए कि मैं उसकी समस्या का कारण नहीं हूँ, उसकी कोई नीड है जो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसकी नीड को मुझे समझने की आवश्यकता है और मैं उसको कैसे पूरा कर पाऊंगा, तो उसमें संवाद उनके साथ अच्छे से करके मैं उनकी भी नीड को पूरा कर पाऊँ।
तो भैया ये एक बात ना, नीड नीड वाली जो बात है, मेरी भी नीड पूरी नहीं हो रही है, सामने वाले की भी नीड पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए समस्या हो रहा है। मैं भी उनकी समस्या का कारण नहीं है और वो भी मेरी समस्या का कारण नहीं है। ये बात मुझे इस वीक अच्छे से क्लियर हो रही है, एकदम से हो गई। एकदम से हो गई बोलना भी ठीक है मेरे लिए, तो मैं क्लियर तो हो गई है, बस इस पे अभ्यास करना बाकी है। तो ये चीज भैया अभी पकड़ में आई, मैंने सोचा कि इस बात को मैं शेयर करूं करके। और एक बात और, फिर उसको बाद में कभी शेयर करूंगा आपसे पर्सनली। तो वो भी एक अचीवमेंट के रूप में ही है, पर मैं उसको पर्सनली आपसे शेयर करूंगा। तो भैया ये वाली बात तो, इसके लिए तो थैंक यू। और आपने मत बोला ही है कि कृतज्ञता तो सबके प्रति बनी हुई है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू भैया। देखो, आप में से जितने लोग भी जिंदगी में जितना बदलाव करते हैं ना, उसकी तृप्ति होती ही है। और जी हमको भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी तृप्ति सिर्फ आपको होती है, मुझे भी उसकी तृप्ति अपने में महसूस होती है। जी और दो कमेंट मैं करूंगा जो अच्छे ऑब्जर्वेशंस हैं तुम्हारे, उसी से जुड़े हुए। एक कमेंट करूंगा, एक आगे का कुछ बताऊंगा। जी जी पहला कमेंट यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी एक घटना में हमको अगर नियम पकड़ में आ जाता है, तो वो नियम फिर बाकी सभी घटनाओं में अप्लाई हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है कि ऐड करने का, जोड़ने का नियम हमको एक बार समझ में आ गया। अब आप कुछ भी दो हमको, हम सब जोड़ने का काम, घटाने का काम कर देते हैं उस नियम को पकड़ने के आधार पर। तो एक घटना में भी ठीक से नियम पकड़ में आ जाए ना, तो बाकी सब जगह वो सहजता से अप्लाई होने लगता है। अच्छा लगा मुझे तुम्हारे ये सारे शेयरिंग को सुन के। और जी। दूसरा कमेंट इसमें यह है, ये पहली बात ठीक है, इस पे कुछ कहना। नहीं नहीं भैया, एकदम क्लियर हुआ जो अभी आप बोले वो। जी, जी इस पे कुछ नहीं कहना। दूसरा भाग यह है कि इसमें जब बात करनी होती है ना अगले से, जैसे अगर जीजा जी से बात करना हो, तो दो में से एक तरीका है बात को शुरू करने का। या तो जी उनकी नीड और फीलिंग को पहचान के बात शुरू करने का, या तुम्हारी अपनी नीड और फीलिंग से बात शुरू करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारी नीड और फीलिंग से जो तुमने कहा मैं उसी को रिपीट करता हूं हम्म, कि जीजा जी, मुझे जो है वो आपके परिवार का, दीदी का, बच्चों का केयर का, प्रोस्पेरिटी का एक कंसर्न रहता है। हम्म, साथ में परिवार का, आप लोगों का, हमारा, दीदी का, इन सब का इज्जत और प्रतिष्ठा मोहल्ले में, समाज में, कॉलोनी के लोगों के बीच ठीक बना रहे, ये मैं सोचता हूँ। इसके अलावा हमको आपके स्वास्थ्य की भी चिंता होती है कि शरीर आपका स्वस्थ रहे और कोई उस तरह की दुर्घटना घटनाएं न घट जाए। जी ऐसा और कुछ हो तो वो भी बताना। और एकदम सिंपल पूछना होता है कि जीजा जी, ये जो मेरे कंसर्न्स हैं, ये आपको ठीक लगते हैं कि नहीं। जी जी। देखो डायलॉग होता है कि नहीं आगे। अरे बिल्कुल, मतलब मुझे, मतलब आप अभी बता रहे हैं ना, तो मुझे खुद में भी विश्वास बन रहा है कि मैं इस बात को बोल पाऊंगा करके। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है मुझे, वो अनुकूलता देखते हुए मैं इस बात को जरूर रख पाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने मतलब एक दो स्टेप कर लिया ना, तब लग रहा है कि ये वाला जो अभी आपने बताया, कि अपनी नीड को मैं या तो रख पाऊं या तो उनकी नीड को पूछ पाऊं। तो मैंने तो ये तो पहले ही सोच के रखा था कि उनकी नीड को पूछूंगा करके, पर अभी आपने बताया तो और उस पर और विश्वास बढ़ गया मेरा। हमारा सलाह है कि एक बार किसी के साथ रोल प्ले कर लेना, तो जी जी जो जी चूक हो रही होगी वो अगला बता देगा। इस रिकॉर्डिंग को दो बार सुन लेना और फिर किसी के साथ रोल प्ले कर लेना। जी जी और जी। फिर अपनी बात में जब वो हाँ कहते हैं, तो फिर सिंपल पूछना होता है कि जीजा जी, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि आपको इस हाँ। ड्रिंक करने की जरूरत किस कारण से महसूस होती है। थोड़ा आप बताना चाहेंगे क्या, शेयर करना चाहेंगे क्या कि कौन सी परिस्थितियां हैं या कौन से कारण हैं जिसके कारण आपको ऐसा करना पड़ता है। हम्म। ठीक है। और ये जी दूसरा भाग पूछोगे, अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो सेम डे जवाब दे देंगे। हम्म कंफर्टेबल नहीं होंगे तो जिद नहीं करना होता है, सिंपल कहना होता है कि जीजाजी, मैंने तो जो मेरे कंसर्न्स थे वो मैंने बता दिए, इस पर हम फिर बात करेंगे। नेक्स्ट वीक मिल लेंगे, 2 दिन बाद मिल लेंगे, 4 दिन बाद मिल लेंगे, 3-4 राउंड का स्पेस देना पड़ सकता है। क्योंकि अगले को ये भय होता है कि वो ठीक बात बताएगा तो कहीं उसको जज न किया जाए, कहीं उसको हम्म। क्रिटिसाइज न किया जाए, कहीं उसको प्रूफ की तरह यूज करके कल उसको बदला लेने में और उसकी गलती बताने में प्रयोग न किया जाए।
ये सारे भय होते हैं ना हम हम्म, सबको सच बोलने में। जी जी बिल्कुल। तो वो जगह देना होता है 2 4 राउंड, तो फिर अगला बात करने लगता है। अगर अगले को भरोसा हो जाता है कि नहीं, हम उस तरह से जज नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे, कल को बहस होगा तो गलती गिनाने के लिए ये सारी चीजों को यूज नहीं करेंगे, ये भरोसा उसको हाँ होने लगता है तो अगला बात करता है। जी जी भैया बढ़िया। बिल्कुल। इसमें ठीक। एक चीज बस ऐड करना चाह रहा था भैया हाँ हाँ। कि आप जो अभी बात बोले उसमें एक चीज बहुत हेल्पफुल रहता है, जो आपने मूलभूत वास्तविकताओं के कोई भी एक पॉइंट पकड़ के रखने बोला था ना, तो उसको पकड़ के रखने से जो भाव है और जो संवाद है वो आत्मीयतापूर्ण हो पाता है, उसको मैं देख पाया। और जैसे ही वो मूलभूत वास्तविकता सजगता से हटती है, स्मृति से हट जाती है, तो फिर वो संवाद जो है वो गड़बड़ाने लगते हैं। तो आपने जो बोला उसमें वो चीज मुझे वो ऐसा कनेक्ट हो रहा था कि वो बात जुड़ती है ऐसा करके। बिल्कुल, तो वो इसलिए तो मैंने पॉइंट जीरो है हमारा। उसके बिना हाँ हम आगे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वो फंडामेंटल रियलिटी कि मानव हाँ सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है। गलतियां जो किसी से हाँ। भी होती हैं वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये हम्म, बेसिक जो जी है ये तो जीरो स्टेप है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं उसमें ये मान के चल रहे हैं कि ये तो हम कर ही रहे हैं। तो अगर मैं जी जी, इसको कभी बात ना करूं या रिपीट ना करूं तो उसका मतलब है कि ये तो हो ही रहा है। वही रहा। हाँ हाँ वो तो है ही। जी। जी जी। तो भैया ये जो पूरी लाइन हम लोग भीलवाड़ा वाली गोष्ठी से मतलब जो ये जो आप बोलते थे, उसको अभी मैं अभी समझ पा रहा हूँ। मतलब अब दिखता है कि अयोग्यता की बातें हो या मूलभूत वास्तविकता की बात हो, जो भी हो, तो वो अब ना अब क्लियर हो रहा है मतलब अच्छे से। अभी तक तो उसका प्रयास करते थे, शब्द को पकड़ के रखते थे, ऐसा चल रहा था। पर एक एग्जाम्पल को भी अभी मैंने प्रैक्टिस में लाया तो वो दिख रहा था कि सामने वाले में अयोग्यता है, इसलिए वो गलती कर रहा है, उसकी मूल चाहना तो सही ही है, तो उसका मैं सहयोगी हो पाऊँ। ये सब चीज तो दिख रहा था अभी। है ना। जी भैया। अलग अलग परिस्थितियों में जब हम प्रयास करते हैं ना, तभी इन हाँ शब्दों का जो मतलब है, उसकी जो गहराई है वो हमारे सामने खुलती है। जी। जब तक वो एफर्ट नहीं करोगे तब तक वो खुलेगा नहीं। किसी का पहले केस में खुल जाता है, किसी का 2 4 केस में खुलता है। लेकिन 2 4 5 केस में प्रैक्टिस करता है तो हर व्यक्ति को पकड़ में आ जाता है, ये सच है। ये जी। ठीक वैसा ही है जैसे किसी को ड्राइविंग 2 दिन में आ जाती है, किसी को 4 दिन में आती है, किसी को 15 दिन में आती है। कुछ लोग हम्म। होते हैं जो स्विमिंग 3 दिन में सीख लेते हैं, कुछ हम जैसे नालायक हैं जो महीना भर लगा देते हैं। जी जी तो उतना ही होता है। जी जिसको हम नालायक से नालायक भी कहते हैं उसको भी इतना ही होता है कि महीना भर लगता है। जी तो जी। कॉन्टेक्स्ट आ गया, इसलिए मैं एक बात कर देता हूं। हाँ हम जब किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं ना आज के दिन, हाँ। तो बहुत बार उस मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा अगले की कमियों को देखने का होता है। जबकि हम्म मेरी दृष्टि में मूल्यांकन में 2 मुद्दा है। एक मुद्दा हम्म है कि उसका क्या पक्ष ठीक है, उसको हम पहचान सकें। जिसका मतलब है कि उसकी योग्यता क्या है, उसको हम ठीक ठीक पहचान सकें और योग्यता के अनुरूप जिम्मेदारी को वो निभा सके, परिवार में भी, टीम में भी, समाज में भी। तो हम्म तुमको क्या नहीं आता है इससे कुछ कार्यक्रम नहीं बन सकता तुम्हारे साथ। क्या हम्म आता है को पहचानना शुरू करते हैं तो उस बेसिस पर 10वीं जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ी जा सकती है। हम्म, बिल्कुल। ये पकड़ में आया। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं ऐसे एग्जांपल के साथ देख रहा हूँ तो और अच्छे से पकड़ में आ रहा है योग्यता की जो आपने बात बताई उससे। तो जी। मूल्यांकन का पहला जगह है योग्यता को पहचानना। हम्म, मूल्यांकन का जो दूसरा जगह है ना, जी। जो हम कमी पहचानने का काम करते हैं ना, उसको हमको रीट्रांसलेट करना होता है। कमी का जो लैंग्वेज है ना वो गलत ढंग से कोडिंग किया हुआ लैंग्वेज है, जिसमें नॉइज बहुत है, सिग्नल बहुत थोड़ा है। उसको रीकोड करना होता है इस लैंग्वेज में कि बेसिकली उसकी पात्रता क्या है।
हमने देखा ये हम्म, 20 चीजें उसमें नहीं हैं, उसमें से कौन सा हिस्सा है जो वो अभी सीख सकता है, समझ सकता है, जिसको पकड़ के आगे बढ़ सकता है। तो अगर अच्छा। 20 स्टेप हमको उसमें कमी के दिख रहे हैं, तो हम्म, बुद्धिमत्ता ये पहचानने में है कि उसमें से कौन से स्टेप पर अभी अगला काम कर सकता है, अपनी योग्यता के साथ उसकी पात्रता क्या है अभी, उसकी ग्रहण हम्म, करने की क्षमता क्या है अभी। और अगर ऐसा लगता हो कि कुछ नहीं है, तो ये समझना चाहिए कि हम ठीक से देख नहीं पा रहे, क्योंकि जिसकी भी योग्यता जितनी है, उससे नेक्स्ट स्टेप की पात्रता उसकी होती ही है। क्लास 5 के बच्चे की क्लास 6 की पात्रता है ही, जो 5 पास किया है। जो 10th हम्म, पास किया है उसकी 11th की पात्रता है ही। अगर हमको वो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि हम 12th ग्रेजुएशन या पीजी का सिलेबस लेके बैठ गए हैं। हम्म, तो ये जो कमी हम देखने वाले डिजाइन से चलते हैं ना, इसको रीट्रांसलेट करना होता है पात्रता को पहचानने के लैंग्वेज में। तो मूल्यांकन वस्तुतः दो चीजों का है, एक योग्यता का, एक पात्रता का। क्षमता तो हम सब में है ही। तो हम्म, योग्यता और पात्रता, ये दो मूल्यांकन का मूल मुद्दा होता है। इस पर मैं जी। एक बार रुक जा रहा हूं, किन्हीं का भी कोई प्रश्न हो तो इसको मैं रिस्पॉन्ड कर देना चाहूंगा कि ये पकड़ना जरूरी है कि मूल्यांकन के दो बिंदु हैं। एक बिंदु है अगले की योग्यता को पहचानने का, कि क्या पक्ष उसका ठीक है, जिसके बेसिस पर परिवार में, समाज में, टीम में कार्यक्रम बन सकता है, उस व्यक्ति की भूमिका हो सकती है। कमियां देखने से सिर्फ इतना ही बात होता है कि नकारा है, समस्या का कारण है। दूसरा, जिन कमियों को भी हम देखते हैं उसको रीट्रांसलेट करना होता है, रीफ्रेज करना होता है, पुनर्परिभाषित करना होता है, नए नजरिए से देखना होता है कि अपनी योग्यता के साथ वो जो कमियों वाला भाग हमको दिख रहा है, उसमें से किसको पूरा करने की पात्रता है अभी उसकी, वहां पर हम काम को शुरू करते हैं, शुरू करते हाँ, जी। हैं। इस बढ़िया। पे मैं ही एक चीज पूछना चाह रहा था भैया इस पे। मतलब कि हाँ ये हमारे क्रिएटिविटी का काम है एक तरह से, कि हम उनकी जो 20 कमियां हमको दिख रही है उसमें मोस्ट प्रोबेबली कौन सी ऐसी कमी बोल सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी पात्रता है, ऐसी कौन सी बात है जिसको वो एटलीस्ट पूरा करने की पात्रता रखते हैं। उस चीज को हमको पहचानना है ना सेकंड वाले में। जी 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 ओके। जी। और जो आपने अभी बात बोली कि फिफ्थ का बच्चा सिक्स में जाता है, उससे वो क्लियर हो ही रहा है कि जितनी योग्यता है उससे ज्यादा की पात्रता होती ही है। तो ठीक बात है ये। इसको एक बार मैं इसका अभ्यास करूंगा भैया, इसका बिल्कुल दोनों चीजों को। बाकी लोगों बढ़िया। से पूछ लेते हैं। ठीक। हाँ शीतल भैया, मैं एक बार के लिए रुक रहा हूँ, अगर इस पर कोई प्रश्न हो तो हम बात करके फिर बढ़ेंगे। आ ठीक। गया थैंक यू कॉन्टेक्स्टुअली, भैया। तो मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूं। जी जी। ठीक। बहुत ही बढ़िया थैंक यू भैया भैया। आपने बताया कि क्या नहीं आता है उससे तो कार्यक्रम नहीं बनेगा, लेकिन क्या आता है वहां से कार्यक्रम बनेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सेंटेंस बताया आपने। और गीता दीदी का बीच में हैंड रेज हुआ था। गीता दीदी, आपको शेयर करना है? इस ये अभी कॉन्टेक्स्ट, मैं माइक बंद कर रहा हूँ। हाँ। इस, हाँ तुम बंद कर लो। इस कॉन्टेक्स्ट से कुछ होगा तो वो शेयरिंग हम पहले करेंगे, फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे। नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया इसी के रिलेटेड पूछना है, ये जो योग्यता पात्रता जो बताई अभी जी, आपने। अभी इसको पूरा करके फिर आपके अगर कोई और टॉपिक होंगे तो फिर आ जाएंगे दीदी। तो भैया योग्यता मतलब कॉम्पिटेंसी होगी ना। जी जी। क्या कर सकता है अगला, या क्या कर रहा है अगला। अच्छा, जो जैसे कॉम्पिटेंसी हमको तो। अगर ड्राइविंग आती है तो वो मेरी योग्यता है। अगर मैं हम्म। घर में बच्चे को ठीक से पढ़ा लेता हूँ या पाल लेता हूँ तो वो मेरी योग्यता है। अच्छा। और पात्रता तो है ही नहीं पात्रता मतलब। का मतलब है कि क्या चीज अभी हम सीख सकते हैं या समझ सकते हैं इस समय। अच्छा। ओके।
ठीक है, मतलब पोटेंशियल है, मगर अभी उसका किया नहीं है, उसको उस पर यूटिलाइज। जो काम करना था वो नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है भैया। तो भैया जी। जो कुछ पूछा था मैं बाद में पूछूंगी, फिर इसके रिलेटेड किसी और को भी कुछ कहना होगा। हाँ, शशि दीदी का एक हैंड रेज है, उसको रिस्पॉन्ड करके फिर आता हूँ दीदी। जी भैया, ये योग्यता तो अभी थोड़ा समझ आया, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाई हूँ कि योग्यता और पात्रता को बिल्कुल ठीक ठीक कैसे देखना है। ये अभी नहीं मुझे पकड़ में आया। योग्यता का एकदम सिंपल मतलब है दीदी कि क्या क्या चीज है जो अगला ठीक कर पाता है। जैसे अगर मैं आपको देखने जाऊं तो मैं 10 चीजें ऐसी पहचान सकता हूं जो आप ठीक कर पाते हैं। हम्म। जैसे अभी दिलवारा के सेशन में मैं देखूं तो कुछ लोग हैं जिनकी मैं योग्यता इस बात में देख पाता हूं कि वो किचन की सारी जिम्मेदारी देख सकते हैं। हम्म। कुछ लोगों की योग्यता हमको इस रूप में दिखाई देती है कि लोगों के आने जाने का कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं। ये जो आने जाने का कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं ना, इनको किचन का एबीसी भी नहीं पता होगा। हम्म। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अटेंडेंस बनाने में, उसको रेगुलेट करने में भागीदारी कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो शाम की गोष्ठी में कर सकते हैं। ऐसे में बीसियों काम बता सकता हूँ एक के बाद एक। तो ये स्किल्स से रिलेटेड है भैया? मैं स्किल वाले उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उसको आसानी से पकड़ सकें। धीरे से जाएंगे तो बिहेवियर से जुड़ा हुआ योग्यता भी पहचाना जा सकता है। जैसे आप अपने भाव को स्नेह का बना के रख पाते हैं जब दूसरा आपके साथ स्नेह पूर्वक नहीं जी रहा हो तब भी। अगर ये हम्म। है आप में तो ये आपकी योग्यता है। दूसरा हम्म। ऊंची आवाज में आपसे कहता है फिर भी आप सहजता से बात कर पाते हैं अगर, तो ये आपकी योग्यता है। हम्म। दूसरा गुस्से से बोले फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता है तो ये आपकी योग्यता है। दूसरा ब्लेम के लैंग्वेज में आपसे बात करे और आप उसको फिल्टर करके सुन पाते हैं, ये आपकी योग्यता है। हम्म। आप किसी घटना से हर्ट हो रहे हैं और बिना दूसरे को ब्लेम किए आप अपनी बात को रख पाते हैं जिससे अगला घायल नहीं हो, ये आपकी योग्यता है। जी तो व्यवहार और भाव के भी मैंने कुछ उदाहरण दे दिए। भैया। चलेगा या और दूं? हाँ, मतलब ये तो बहुत स्पष्ट वाला हो गया। कई मैं मतलब जो इमेजिन कर पा रही हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसी क्लैरिटी नहीं बन रही है कि मैं कुछ कह रही हूँ और अगला उस बात पे रिएक्ट कर रहा है, तो उसकी योग्यता मैं कैसे मानूं, या मैं कोई कुछ कह रहा है और मैं ही रिएक्ट कर रही हूँ, तो अपनी योग्यता का आकलन वो किस लेवल पे है? मतलब रिएक्शन का लेवल देखूं क्या है, या रिएक्शन किस तरह का है, वहां पे क्या रहेगा? अगर अ, ये तो दिख गया कि अगर मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, यहाँ तो योग्यता दिखाई दी। लेकिन उसके पहले की स्थिति में क्या लेवल है, उसमें भी देखना है। दीदी, जहां हम रिएक्शन कर रहे हैं वहां योग्यता देखने के बदले अपने या अगले के लिए पात्रता देखने की जरूरत होती है कि इसमें से क्या बिंदु है जिस पर अभी अगला काम कर सकता है या ठीक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप हमको 4 प्रॉब्लम अपनी कुछ बताएंगे, हम्म। मैं उसमें से ये पहचानने की कोशिश करूंगा कि पहले स्टेप में अभी किस पर काम हो सकता है और मैं उस पर चर्चा को करूंगा। जैसे अभी विकास ने पहले स्टेप पर यह बात को बताया कि हमको ये बात दिख रही है कि अगला समस्या का कारण नहीं है, तो मैंने हम्म। उसको नेक्स्ट स्टेप बताया कि अब अगर तुमको बात करना हो तो इस भाषा में कहा जा सकता है। समझ गई, हाँ। तो पहला स्टेप जिसने किया है उसकी दूसरे स्टेप की अभी पात्रता है। हम्म। जिसने पहला नहीं किया है उसकी तो अभी पहले स्टेप की ही पात्रता है। हम्म। तो हाँ, अगर उसको मैं। मुझे
समस्या का कारण दूसरा ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, मैं ये बोल रही हूँ, तो आप मुझे कुछ और बात पे ध्यान दिलाएंगे। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं उन मुद्दों पर ध्यान दिलाऊंगा जिससे आपको ये दिखने लगे कि समस्या का मूल कारण अगला व्यक्ति नहीं होकर के आपकी जरूरत का पूरा नहीं होना है। जी जी, समझ गई समझ गई। हाँ। ये आप समझ गए, इसका मतलब ये आपकी पात्रता है। जी भैया। अभी मैं ये समझ लिया आपने, तब मैं नेक्स्ट स्टेप पर बात कर सकता हूं कि अब अगर दूसरे को बोलना भी है तो कैसे बोलें। हम्म। अगर वो पहला स्टेप ही नहीं हुआ है तो ये बोलने वाले स्टेप पर मैं बात नहीं कर सकता हूं ना। हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि बोलने वाले स्टेप पर आपसे कभी बात नहीं हो सकती है। पिछला हाँ स्टेप 1 सप्ताह में कर लें, 10 दिन में कर लें, 15 दिन में कर लें, 5 मिनट में कर लें, उसके बाद इस अगले पर भी बात हो जाएगी। हाँ, तो इसके लिए योग्यता और पात्रता का आकलन सही सही जरूरी है, जी जी जी। ताकि कार्यक्रम बनाया जा सके। जी दीदी, तो योग्यता पहचान करके वो कार्यक्रम बनता है। अगर मैं आपकी योग्यता पहचानता हूं ना, तो हाँ। वो कार्यक्रम बनता है जहां आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, भागीदारी कर सकती हैं। हम्म और अगर पात्रता पहचानता हूं तो मैं वो कार्यक्रम बनाता हूं जिससे मैं आपके आगे बढ़ने में सहयोग कर सकता हूं। हम्म। ये पकड़ में आई बात। हाँ भैया, बस पात्रता यही। पहचानने से हम आपको सहयोग कर पाते हैं कि कहाँ सहयोग करना है। जी। योग्यता पहचानने से आप कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो पता चलता है। हाँ, और कई बार तो हम ये कह देते हैं कि छोड़ो, वो समझ ही नहीं सकता, तो ये तो अवमूल्यन है। फंडामेंटल प्रिंसिपल भूल गए, मानव यही समझना चाहता है। हाँ। मतलब वो तो हाँ, अवमूल्यन क्या, वो अन्यथा अवमूल्यन वाले में आ गया ये तो। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बेस प्रिंसिपल तो पकड़ के ही रखना होता है, उसको छोड़ेंगे तो हर बार लौटना पड़ेगा उस पर। हम्म। जी 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 भैया, समझ गई। थैंक यू भैया। जी। नमस्ते। नमस्ते। जी गीता दीदी, अभी आपका जो था प्रश्न, जी। तो जी भैया, आ रही है आवाज? जी अच्छे आ से, रही है। अच्छे से नमस्ते। हाँ, नमस्ते भैया। भैया, कल हमारी गोष्ठी वंदन भैया के साथ मैंने ये प्रश्न रखा था, जहाँ बताया था कि ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में कैसे जाने कि जजमेंट ही है या गट फीलिंग नहीं हो रहा है। तो भैया का ये था कि गट फीलिंग भी एक मान्यता है। तो मान्यता है, तो मेरा सवाल ये बनता है भैया कि जो जैसे अगर वो मान्यता ही है, वो भी अ, तो ये कि जो भास आभास जो हो रहा है, जो 50-50% भी सही हो सकते हैं हम, तो हर बार मतलब ये एक चांस लेने वाली बात है कि जो कि गट फीलिंग हो भी सकती है, सही भी हो सकती है, सही के अर्थ में भी हो सकती है और गलत के अर्थ में भी हो सकती है। इसको कैसे देखें फिर? दीदी, इसमें करना तो इतना ही होता है कि मैं इसको दूसरी जगह से शुरू करूंगा। मुझे वंदन का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता और बाकी चीजें नहीं पता, इसलिए मैं उसको एक बार भूल जाता हूँ। मैं हम्म। प्रश्न को फ्रेश लेकर के कुछ बातों को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। जी। कि अगर हमको कभी भी ये दिखता है ना कि मेरा बोलना जजमेंट है कि नहीं है, यही पूछ रही हैं आप ना। हाँ, जजमेंट नहीं भैया, कि गट फीलिंग आ रही है मुझे कि हाँ मैं राइट हूँ या सही हो सकता है, तो ये कैसे समझूं कि वो जजमेंट नहीं है, गट फीलिंग है सही के अर्थ में? वही, अभी आप जजमेंट किस आशय से प्रयोग कर रही हैं? अच्छा, वो ऑब्जर्वेशन है या जजमेंट है उस आशय हाँ, से? तो फिर ऑब्जर्वेशन और जजमेंट पर बात कर लें। ठीक है। सही गलत उसका नेक्स्ट स्टेप है। ओके। ऑब्जर्वेशन की जगह पर ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है, उसका मैं तो एकदम सिंपल पहचान कहता हूं। अगला अगर उसको सुन के सहज है तो ऑब्जर्वेशन है।
और अगला अगर किसी भी तरह का रिएक्शन कर रहा है तो जजमेंट है फॉर श्योर। ठीक है, ओके। मैं तो इतना सिंपल टेस्ट देखता हूं कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप बात करते हुए अपने में सहज हमारे साथ महसूस कर रहे हैं, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपको एक सेफ स्पेस मिल रहा है, आपको एक खुला वातावरण मिल रहा है जहां आप बैठ करके आराम से उसको सुन पा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूं। ठीक। अगर वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जजमेंट अगले को जा रहा है। मैं तो इतना सिंपल ढंग से पहचानने की बात करूंगा। ठीक। ये हम्म, पकड़ में आया? जी। बढ़िया। कि जैसे आपने कैमरा की तरह बताया था कि कैमरा जैसे अपना और ज्यादा अपना मसाला नहीं डालता है, जो जैसा है वैसे दिखाता है, तो वहाँ हम सहज हो पाते हैं। और अगर कुछ भी एडेड होगा तो उसमें हम जजमेंट होगा। जी। तो कई बार क्या होता है, हम सही बात भी कहते हैं लेकिन कहने का तरीका जजमेंटल हो सकता है, कंपैरेटिव हो सकता है, दूसरे को ब्लेम वाला हो सकता है। जी। फॉर एग्जाम्पल यही भाषा जो हम कहते हैं ना, तुमने गाली दी इसलिए हमको गुस्सा आ गया। हमको लगता है बात तो हम ठीक ही कह रहे हैं, तुमने गाली दी ये बात भी ठीक है, मुझे गुस्सा आया ये बात भी ठीक है। तो हमको लगता है हम बोल तो सही रहे हैं। तो शायद भैया ऐसा ही कुछ हुआ था कि कहना कुछ जा रहे थे और हमारी बात सही भी थी। वो मुझे लगा कि गट फीलिंग से था, मगर वो समझने में 4-5 साल लग गए। तो अब जाके वो ही बात थी। तो इसलिए समझ नहीं आया था भैया कि हमने जो बोला था वो जजमेंट की तरह चला गया था, कि हम नहीं रख पाए थे वो चीज को। और तब ये हमें लग रहा था कि अरे वो सही था, 4-5 मतलब पहले जो बोला था हमने, हमारे अंदर से वो गट फीलिंग आई थी कि ऐसा ही होने वाला है करके, और वो हुआ भी वैसा ही। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था भैया कि क्या हमने जो कहा, कहने में हमारा जजमेंट की तरह चला गया, इसलिए वो चीज तब समझने में समर्थता हुई अगले को। जी या दीदी, ब्लेम की तरह गया होगा, कंप्लेन की तरह गया होगा, क्रिटिसिज्म की तरह गया होगा, तुम बुद्धू हो तुमको समझ में नहीं आता है ऐसा गया होगा, मेरी बात ज्यादा ठीक है तुमको नहीं दिखाई देता है ऐसा गया होगा। मैं ये सब गेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके सिचुएशन नहीं जानता हूँ, तो इसमें से कोई भी बात हो सकती है। ठीक है भैया, समझ गए। तो या ये भी हो सकता है भैया कि जिनको मैंने कहा था वो तर्क के आगे समझ नहीं, मानव है मगर समझ नहीं पा रहे थे। तो शायद ये इस तरह भी गया होगा कि नहीं समझा, अभी ना समझा जाए। दीदी मैं हर बार एक ही बात कहूंगा कि जो हम कह रहे हैं कि वो तर्क के आधार पर ही समझ सकते हैं अदरवाइज नहीं समझ पाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको अगले की पात्रता के आकलन में ऊपर नीचे हो गया। ओके, और मे वो बी होता है कई बार। जी हाँ जी। मैं आपके सवाल को सुन के कुछ जवाब देता हूं, आपको बात नहीं पकड़ में आती है, तो मैं एकदम जी। सिंपल पकड़ता हूं कि ये तरीका आपको नहीं सूट किया, राइट। तो हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं, तीसरा तरीका ढूंढते हैं आपकी हम्म। पात्रता को मैच करके पकड़ने के हिसाब से। तो मैं तो इतना भी कोशिश करता हूं कि पूछने वाले का बैकग्राउंड हिंदी का है कि अंग्रेजी का, उस हिसाब से तय करता हूं कि शब्द कौन से यूज करने हैं, ऑब्जर्वेशन बोलना है कि निरीक्षण बोलना है, वो भी मैं तय करता हूँ। जी। ठीक है वो भैया, सब पात्रता के आकलन में कई बार वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको ठीक। ठीक कर लेना होता है अपने को। बिल्कुल। जी। ठीक है। देख पाती हूँ कि अपनी भी योग्यता पात्र में कमी हो जाती है, अगले की भी हो जाती है, तो और ठीक। धीरे धीरे देखेंगे ना दीदी, जहां कहीं ये ऊपर नीचे हो भी जाता है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अपराध की तरह से उसको देखने की जरूरत है। ये हम्म। सब हमारे लिए एक अवसर बनता है अपने को फिर से बेहतर करने का। मैं हम्म। तो हर बार ऐसे देखता हूं कि सारी परिस्थितियों में अगर उसको हम पॉजिटिवली लेकर के रेस्पॉन्ड करते हैं ना, तो हमारा योग्यता, हमारा कंपिटेंस एक लेवल आगे बढ़ जाता है। और वो जी। अगर आगे बढ़ गया तो हम सदा सदा के लिए, अब उस परिस्थिति आएगी तो उससे जो हमको भय होता था, उससे हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं।
उदाहरण जी के लिए जब तक तैराकी नहीं आती है तब तक नदी और तालाब डराते हैं। यहाँ की भी नदी डराती है, वहां की भी डराती है, यहाँ का भी तालाब डराता है, वहां का भी डराता है। लेकिन किसी एक तालाब में, किसी एक नदी में हमने अगर ठीक से उसको सीख लिया तैरना, तो हर तालाब और हर नदी के भय से हम मुक्त हो जाते हैं। जी जी भैया। तो इन परिस्थितियों को उस अवसर के रूप में पहचानने और प्रयोग करने की जरूरत है। जी जी। वो पूछना था कि ये जो भास आभास होता है, क्या ये इस जगह पे आएगा या अभी इसको ना कनेक्ट करे कभी इसके साथ? दीदी, भास आभास तो वस्तुतः वो जगह है कि हम किसी वास्तविकता को जो समझने का काम करते हैं ना, हम्म। उसमें कितनी स्थिरता है हमारी या नहीं है, वो भास और आभास को बताता है। भास, आभास, प्रतीति, बोध, ये सारे शब्द प्रयोग होते हैं किसी सच्चाई को समझने के संदर्भ में। इसमें अच्छा। से एक भी शब्द घटना से नहीं जुड़ा है, नियम को समझने या नहीं समझने से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमको समझ में घटनाएं कभी नहीं आती हैं, नियम समझ में आता है। ओके। तो भास आभास जो सारे शब्द प्रयोग करते हैं, ये बेसिकली किसी नियम को किस स्तर तक हमने समझा है उसकी बात है। तो न्यूनतम स्तर उसका भास है, फिर उससे बढ़ते हैं तो आभास है, जहां हम तर्कसंगत ढंग से भी उसको पहचान पाते हैं। फिर साक्षात्कार है, जहां हमको वस्तु का पता चलना शुरू होता है, खास करके उसके किसी स्थिर और निश्चित भाग का, जिसको हम स्वभाव कहते हैं। और प्रतीक। आगे बढ़ते हैं तो वस्तु का जो धर्म वाला हिस्सा है, धारणा वाला हिस्सा है, व्यवस्था वाला हिस्सा है, उसको हम पहचान पाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो किसी जगह पर पूरा अस्तित्व ही जो हमको सहअस्तित्व के रूप में दिखाई देता है, उसकी जो हमारे अंदर कांस्टेंट सजगता बनी रहती है, वो अगला जगह है जहां हम वास्तविकता को देखने का काम कर पाते हैं। जी जी। जी। जी भैया, थैंक ठीक है, यू। नमस्ते। जी अग्रवाल श्याम भैया। भाई। श्याम भाई। जी नमस्ते। हाँ प्रणाम। मैं कह रहा था कि जिसे अभी आप कह रहे थे कि किसी का मूल्यांकन करते हैं, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा। वैसे बात ये, मैं उसको समझने का प्रयास कर रहा था कि पहले सामने वाले की योग्यता का और बाद में उसकी पात्रता का मूल्यांकन करना है। इसको क्या ऐसा कह सकते हैं भी, जैसे मैं किसी संबंध समझ रहा हूँ और उसको निभाना चाह रहा हूँ, तो उसमें तीन काम करने होते हैं संबंध निर्वाह में: सदुपयोग, संरक्षण और संवर्धन। तो पहले सामने वाला चाहे किसी विषय बात कर रहा हो, मुझे मोटा मोटा उसका मूल्यांकन रहता है अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे। तो उसमें क्या क्या तो है क्वालिटी, क्या क्या नहीं है, वीकनेस क्या क्या है। तो जो क्वालिटी है उनका सदुपयोग और संरक्षण में मेरी क्या भूमिका हो सकती है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो बात की जाए। ऐसा कह रहे हो आप? दूसरा, फिर उसमें जो कमी है, वीकनेस, जो जिसका मैंने मूल्यांकन किया है, तो उसको आपने शब्द बदलें ताकि अहंकार में न जाएं और मैं ज़्यादा समझदार हूं या वो सामने वाला समझ नहीं सकता है, ऐसे विचार ना आए कल्पनाशीलता में। उसके लिए आपने उसको कहा कि इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए कि सामने वाला जहां भी खड़ा है या खड़ी है, तो वहां से आगे एक स्टेप आगे की उसकी पात्रता है। तो जो भी कमी उसमें है, तो उसमें उसका मूल्यांकन करके अब एक स्टेप आगे उसको ले जाया जाए कि हर व्यक्ति वो जो आप कहते हो मूलभूत वास्तविकता पर ध्यान रखते हैं, तो भी सबकी क्षमता तो समान ही है और सब समझना चाहते ही हैं, सही जीना ही चाहते हैं। तो ये मानते हुए कि वो समझ ही सकता है, समझ सकती है, और ये कमी है, ठीक, कुछ कमियां मेरे में भी हैं। तो जैसे मेरी कमी को मैं चाहता हूँ सामने वाला माफ करे, क्योंकि मेरी नीयत खराब नहीं है, तो चाहना, मूल चाहना ठीक है। योग्यता की कमी हो सकती है तो उसमें सामने वाला मुझे कॉपरेट करे। वैसे मुझे भी सामने वाले की मूल चाहना पे शंका किए बिना उसकी योग्यता में जो भी कमी मुझे दिख रही है मूल्यांकन में, उस योग्यता में कमी को पात्रता के रूप में देखा जाए कि यस, वो कहाँ पर है, एक स्टेप आगे कहाँ उसको ले जाने में मददगार हो सकता हूँ। और उसमें बिना अहंकार के मतलब मेरे पास वैसी भाषा नहीं है, जैसे वो जो
सम्मान के परिभाषा में बताते हैं कि सामने वाला अगर कम योग्य है तो मैं उसको समझाता नहीं हूँ, उसके साथ जिम्मेदारी से निर्वाह करता हूँ, ताकि वो मेरी श्रेष्ठता देख पाए, और श्रेष्ठता जब दिखे और उसकी इच्छा हो तो मैं फिर, मुझे उसको मदद करना है उसके योग्यता में कमी से ऊपर आने में, उसकी पात्रता को बढ़ाने में। तो आप जो कह रहे हैं, तो मान लो किसी विषय बात हो रही सामने वाले से, पापा से हो रही है मान लो बात, है ना, और मैं उनकी कुछ क्वालिटी है वो जानता ही हूँ, देखा है मैंने 60 साल से, और कुछ कमी वो भी देख रहा हूँ मैं। एक तो सेकंड के लिए मुझे इंटरवीन कर रहा हूं, बस आप कंटिन्यू करिएगा। ये जो आप पापा की अच्छाई देख रहे हैं और आप जानते हैं ना, हाँ, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि उसको अगर आप उसके उनके साथ शेयर कर पाएंगे ना, तो दो चीजें होंगी। एक, उनको तृप्ति मिलेगी। दूसरा, उनको किसी जगह पर ये दिखाई देगा कि आप उनके पॉजिटिव पक्ष को भी जानते हैं। यस यस, नहीं ये तो मुझे पिछले कुछ समय से पकड़ में आ गया, गणेश सर से, आप दोनों से, कि सामने वाले की अच्छाई को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये नहीं किया, हम चाहे उसको अच्छा मान ही रहे हो लेकिन बोला नहीं है, तो सामने वाले को कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये खाली कमी देखता है, या ये तो अपने आप को डेढ़ होशियार ही मानता है, तो और वो ये। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि कमी बोलने में नहीं चूकते हैं हम। हाँ, ठीक बात है, यस यस, कमी बोलते ही रहते हैं घर वालों में। अच्छा ही तो ये मान के चलते भी, हम सब घर के मेंबर हैं, हम सबको मिलके आगे चलना है, तो अच्छा तो सबको करना ही है। तो सामने वाला मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता, तो मुझे भी ऐसा बुरा तो नहीं लगता है वैसे, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता है तो बुरा तो शायद नहीं लगता है, पर लगता होगा क्या पता, क्या मैं अपने आप को अहंकार में सब सोच रहा हूँ। पर सामने वाले को एक्नॉलेज करना जरूरी है, ताकि उसको लगे यस, मैं देख पा रहा हूँ पूरी तरह से, उनकी अच्छाई भी देख पा रहा हूँ, और मैं उससे खुश भी हूँ, और उसमें मैं कुछ और कैसे बेहतर हो जाए, संरक्षण हो जाए उसका, उनके इस क्वालिटी का, तो ये, इसमें भी मैं कोई रोल अदा करने को तैयार हूँ। बाद में कमी वाला जो पोर्शन है, उसको कमी के हिसाब से ना देख के पात्रता ढूंढी जाएगा, ओके कहाँ वो खड़े हैं, उसमें कहाँ पे मैं उनकी मददगार हो सकता हूँ, अपने भाव को बनाए रखते हुए। तो ऐसे आप कहना चाह रहे हैं ना। अब मुझे बताइए, जैसे आपने कहा तो समझ में तो आ गया मेरे को, ये मतलब वाक्य तो समझ में आ गया कि मूल्यांकन में पहले योग्यता, जो अच्छा पॉजिटिव पक्ष है, क्वालिटी, दूसरे में पात्रता, जो उसकी वीकनेस है, उसमें कहाँ पर है और आगे कहाँ चलना है उसको। क्यों सभी व्यक्ति दिन क्रम में, चाहे वो जीवन विद्या में हो ना हो, अच्छा जीना ही चाहते हैं। ठीक है, हम सांस्कृतिक विधि से, शिक्षा विधि से सीख रहे हैं, वो प्राकृतिक विधि से सीख रहे हैं ठोकर खा के। तो ऐसा करके किसी को कम ना आंकते हुए ऐसा किया जाए। लेकिन अब बताइए, जैसे मान लो किसी विशेष विषय पे बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट बात हो रही है, उस समय मैं उनकी जो क्वालिटीज है, उसको तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया ना उस समय बात करना, और फिर उस विषय में तो उनकी वीकनेस दिख रही है जिसको बोल रहे हैं, तो मैं वहां पे अब उनकी क्वालिटी वाला एक्नॉलेज करते हुए करूंगा, तो उनको लगे यार ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या बात कर रहा है, ये क्या चाहता है ये। तो मुझे एक बार बोलते भी होगी, तो आज क्या बात है, क्या चाहिए तेरे को। ये मुझे बताइए, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे जब बात हो रही है, और उस सब्जेक्ट पर उनकी क्वालिटी नहीं दिख रही है, मालूम मुझे सामाजिकता में थोड़ा वो, मैं उनको कम पाता हूँ उनको। वो सोम भाई कहते हैं कि यार देखो, 60 70 80 तक आते आते आदमी मान लेता है दुनिया एहसान फरामोश है, कोई जिसका मैंने काम किया कोई मेरे काम नहीं आया, उसने बाद में मुझे भुला दिया, मैंने इतना उसके लिए किया था। तो ये एहसान फरामोश, तो किसी को कुछ नहीं करना है, तो इस उम्र में आके निष्कर्ष मोटा मोटा आज की अव्यवस्था के युग में बन जाता, तो ऐसा उनका बना हुआ है। ये तो पीढ़ी वो, स्मार्ट है, ये तो 30 35 में ही निष्कर्ष निकाल लेती है कि दुनिया एहसान फरामोश है। अब क्या कि वो, मैं सामाजिक काम में समय और संपत्ति लगाता हूँ, तो उनको लगता है यार कि तू थाला ये कमाने का काम तो करता नहीं है। उनके हिसाब से काम मतलब कमाना, कमा रहे हो तो काम कर रहे हो, बाकी तो सब फालतू है, थाले काम है। तो वो कहते हैं तू कमाने में तो दिमाग लगाता नहीं, आपको तेरे को तो आपको एक बार भी नहीं पता चल रहा होगा कि ये सब जो आप बोल रहे हैं ये ब्लेम की तरह सुनाई देगा अगले को। नहीं आपको तो ये लाइन नहीं आपसे, पता चल रहा होगा। मैं आपसे गाइडेंस से चाह रहा हूँ कि अब वो, इस जिस मान लो मैं उससे बात कर रहा हूँ शिविर के बारे में,
तो अब उनका उनको लगता है ये सब काम थैंकलेस काम है, क्यों करना है? तेरे समाज की क्यों पड़ी है भाई? तेरे घर में नाली नहीं है, पानी की पाइपलाइन नहीं है, क्या नहीं है? तेरा तो सब है ना। तू तो कमा, अच्छा मैं घूमने जाऊं तो खुशी होती, मैं घूमने का मुझे शौक नहीं है। तो वो अब ऐसे में उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे जहाँ पे मैं उनकी क्वालिटी नहीं देख पा रहा हूँ और वीकनेस देख पा रहा हूँ, तो आप कह रहे हो कि यार योग्यता देख के फिर पात्रता देखनी है। अब योग्यता इस विषय पे तो दिख नहीं रही है, बाकी दिख रही है मुझे। बाकी तो उन्होंने जिंदगी लगा दी मेरे लिए, तो कृतज्ञता का भाव तो बना हुआ है। अब मैं उनको कहता भी हूँ तो वो लेट एक्नोलेज करने लगा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा उसको अभी पूरा, आपने कहा ना वो जो दूध वाली बात, बिल्ली को दूध वूध दिखाओ और फिर पिटाई कर दो, तो वो अगली बार दूध रखा है तो भी वो डर रहेगा भी पिटाई होने वाली, तो नहीं पिएगी वो। तो ऐसे उनको लगता है अरे इतने साल से तो कभी बुला नहीं। पर हालांकि मैं जब देखता हूँ उनकी पुरानी पूरी जिंदगी, तो मुझे लगता है वास्तव में पूरी जिंदगी उन्होंने एक गांव से निकल के कहाँ तक यात्रा की। तो अब ऐसे में उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को बताइए आप मुझे, हाँ, स्पेसिफिक बताता हूँ ना। सब्जेक्ट। हाँ, तो उसका बताइए थोड़ा सा। जो आपने बताया ना, उसमें एकदम सिंपल काम करना होता है। पात्रता अगले की देखने का मतलब है कि आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं ना, जैसे आपके केस में अभी आपने जो बताया, तो भाई सामाजिक काम की उपयोगिता और सार्थकता क्या है, ये आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे प्रोबेबली। अगर मैं आपकी नीड की जगह से पहचानूं तो ये है कि सामाजिक काम की उपयोगिता सार्थकता क्या है समाज के लिए या आपके लिए, या आप क्यों करना चाहते हैं, इसी को तो आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। राइट। हाँ जी। बढ़िया। तो इसको किस तरीके से कहा जाए ताकि अगला उसको पकड़ ले, ये उसकी पात्रता को पहचानने का मतलब है। तो अब ओके। हमारे जैसा कोई होगा तो उसको तो आप ब्लेम की भाषा में भी कहिएगा तो सब छान के सुन लेगा आपकी बात को। लेकिन हम्म। अगले की जो स्थिति है उसमें आपको पता है कि आप ब्लेम वाले लैंग्वेज से कहेंगे तो सुनाई दूसरी तरह से देगा। हाँ। तो आपको सोचने की जरूरत यह है कि बिना ब्लेम के, बिना कंप्लेन के, बिना क्रिटिसिज्म के, बिना पापा को ये सुनाई दिए कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, और वो सोचना भी नहीं चाहिए अपने अंदर। उसमें दृष्टि ये रखनी होती है कि मेरे देखने का नजरिया क्या है, उसको हम प्लेस करने के काम को कर सकें। देखिए, गलती हम सबसे, मैं एक मुद्दे को पहले कर देता हूं फिर इस पर आता हूं। अध्ययन क्रम में जब हम सब रास्ते में हैं तो हमको एक चीज के लिए और खुला रहना होता है, बल्कि दो चीज के लिए। एक तो इस बात के लिए खुला रहना होता है कि हमारा जो आकलन है वो गलत हो सकता है, अगले का आकलन भी ठीक हो सकता है। जब हम पहुंच जाते हैं बाबा जी जैसे किसी व्यक्ति की जगह पर, तो वो अपना बंद कर लेते हैं कि भाई मेरा आकलन ठीक है, तुम्हारा ठीक नहीं है। कम से कम समझने के मामले में तो ऐसा ही कर लेते हैं। सामान्य जिंदगी के बाकी चीजों में करें ना करें, हमको इसमें भी खुला रहने की जरूरत है कि ये जो हम देखते हैं जिस नजरिए से, वो जरूरी नहीं है कि अंतिम सत्य हो ही, उसमें भी चूक हो सकता है, ये संभावना खुला रखने की जरूरत है। ये पहला पार्ट पकड़ में आया भैया? हाँ हाँ, पकड़ में आया। क्या अब हो जरूरी हो नहीं कि मैं जो सामाजिकता की बात कर रहा हूँ वो 100% सही हो। तो एक बार इसमें अडिग या क्या कहते हैं, उस पर अड़े रहने के बजाय एक बार सुना तो जाए सामने वाले को, ये कह रहे हो ना जी। आप? जी। हाँ। दूसरा भाग में ये कह रहा हूं कि हमको पता ही होता है कि अभी हम सबकी समझ और मान्यता के अलग अलग स्तर हैं, तो अगले की दृष्टि हमसे भिन्न हो ही सकती है। और अगला तो उसी हिसाब से जिएगा जो उसकी दृष्टि है। और आप अगर उसको कुछ सहयोग करना भी चाहते हैं, तो समझने की जगह पर या दृष्टि की में बदलाव की जगह पर सहयोग मुख्य सहयोग है, ना कि जबरदस्ती जिद करके अपनी बात को मनवाना सहयोग है। ये पॉइंट पकड़ में आया क्या कह रहा हूं मैं? नहीं नहीं, एक बार रिपीट करो उसको आप। मैं ये बात कह रहा हूं कि एक बार हमको ये दिखना जरूरी है कि अगले का समझ या मान्यता का जो स्तर है वो तो जिएगा उसी के हिसाब से।
तो अगर हम उसमें बदलाव चाहते हैं तो उसके समझ या दृष्टि में ही बदलाव में मुख्य रूप से सहयोग करना यस पड़ेगा, यस यस ना यस कि यस। जिद करना होगा कि पापा ये बात मान लो या मम्मी ये बात मान लो या पत्नी तुम ये मेरी बात को यस सम्मत करो। ओके। हाँ यस ठीक है। ये पकड़ में आएगा तो अपना जिद और थोड़ा छूटेगा। हाँ ठीक है। अब एकदम सिंपल करना होता है, पहले पापा की नीड पहचाननी होती है। जैसे पापा अगर ये सब कह रहे हैं तो प्रोबेबली उनका नीड होगा कि घर के सुविधा का सदुपयोग और सुरक्षा बना रहे। प्रोबेबली उनका नीड ये होगा कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक बना रहे। प्रोबेबली उनका नीड ये होगा कि घर परिवार की व्यवस्था ठीक बनी रहे, बिगड़ ना जाए ऐसा करने से। हम्म या उनको किसी जगह पर लगता होगा कि आप बहुत थक जाते हैं इस काम को करते हुए, रेस्ट की जरूरत है। या उनको लगता होगा कि घर में चार काम जो करने चाहिए वो छूट रहा है, तो बेसिकली उन चार काम की नीड को वो प्लेस कर रहे हैं। हम्म ये, हम्म। ये पकड़ में आया? हाँ नहीं ऐसा ही है, वो ऐसा ही कहते हैं कि अरबी पोता फैक्ट्री लगाएगा तो पैसा चाहिएगा ना, तो ये तो उड़ाया जा रहा है। अरे उनका फैक्ट्री लगानी क्यों है ना अपने पास, खाने की व्यवस्था है तो क्यों फैक्ट्री लगानी है, जो है पहले से ज्यादा उसको और क्यों बढ़ाना है। उसके बजाय तो जो नहीं है दुनिया में वो करते हैं। तो अगर तो वो आप अब ठीक उनको। से पहले पापा की नीड को प्लेस करके पूछ लेंगे कि पापा यही चाहते हैं आप ना, तो कुछ बच हम्म गया होगा तो एक दो वो और भी बताएंगे। लेकिन वो इस बात से तो सहमत हो जाएंगे कि सुनील मेरा बात समझता है। करेगा कि नहीं वो आगे की बात है, देखिए। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन उनको अब ये डाउट नहीं होगा कि बेटा हमारा बात समझता नहीं है। हम्म ये ठीक है? हम्म। हाँ ठीक है। बढ़िया। अब ये जब हो जाता है ना, तब अगला सुनने की जगह पर आता है। उसके पहले तो सुनने का जगह ही नहीं होता है। हम्म और चूंकि ये आपका एक लंबा मुद्दा है, इसलिए जरूरी नहीं है कि उसको एक दिन में सॉल्व करें। सप्ताह भर में, 10 दिन में, 15 दिन में ये सॉल्व अगर इस जगह तक आ गया कि उनकी नीड में वो हाँ बोल दिए कि हाँ इतना ही कंसर्न है मेरा, तब आपको अपने कंसर्न को प्लेस करने का डिजाइन होना चाहिए बिना दूसरे को ब्लेम किए हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम्म मुझे पूछना होगा तो मैं एकदम सिंपल सवाल पूछूंगा कि देखिए पापा, हमको ऐसा लगता है कि अगर पड़ोसी हमारा ठीक नहीं होगा तो घर में चोरी की संभावना सब दिन बनी ही रहेगी। हमको अपनी जगह से देखिए, मैं सब अब मैं से वाक्य शुरू करूंगा और मैं पे ही खत्म होगा। हमको ऐसा लगता है कि घर में जो सुविधाएं हैं उसका पहले सदुपयोग वाला हिस्सा हो जाए तो ठीक रहेगा। सदुपयोग वाला हिस्सा अगर नहीं होता है तो फिर चीजें बिगड़ती हैं। उनके कंसर्न को एड्रेस करना हो तो शायद हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि पापा, आगे की जनरेशन को फैक्ट्री लगाने के लिए जितना पैसा जरूरी लगता है उसको एक बार पहचान के अलग कर देते हैं, या उतने को इंश्योर कर देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि उसको भूखे मरना पड़े। अब ऐसे बीसियों बातें हो सकती हैं जो आप ज्यादा अच्छा पकड़ पाएंगे। मैं तो आपका सिचुएशन और केस नहीं जानता हूं, तो मैं एक दो गेस कर दे रहा हूं कुछ। बट ये लाइन ऑफ अप्रोच होता है जिसमें ये भाषा कहीं से नहीं है कि आपने ठीक नहीं किया या आप ठीक नहीं समझते हैं, ठीक तो मैं ही समझता हूं। ये सारा अप्रोच ये है कि मेरे देखने का नजरिया अभी ऐसा है और हम इसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आप अपनी बात इस पे बता सकते हैं, जो भी बताना हो। और ये डायलॉग एक एक स्टेप करते जाते हैं तो धीरे धीरे 3 महीने 4 महीने में उस जगह पे हम आ जाते हैं जहां म्यूचुअल कंसेंसस बनने लगता है बहुत सारे मुद्दों पर। नहीं ठीक है। ऐसा है कि इसमें पहले हमारी काफी बात हुई तो उन्होंने कहा देखो अभी अपन रेड जोन में है। फिर कुछ साल में उन्होंने बोला रेड जोन से निकल गए हैं, तो मैं कहा, निकल गए ना। पहले मुझे बोल रहे थे रेड जोन थोड़ा मेहनत कर ले, रेड जोन तक, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं बोलूँ, तेरी इच्छा जो करना। अब कुछ साल बाद वो बोल दिए रेड जोन से निकल गए हैं। तो मैं अब तो करने दो। अब उन्होंने लिमिट बढ़ा दी अपनी रेड जोन की वाली। तो ठीक है, आप भिलवाड़ा ही हैं तो आपसे तो और चर्चा कर लूंगा मैं। अभी और लोगों को सवाल करने का मौका मिलना चाहिए। जी। तो अभी मैं इसको रोकता हूँ, थोड़ा और सोचूंगा इस पे और बात करूंगा आपसे। आराम से, प्रणाम। आराम से। प्रणाम। जी विकास जी,
आपका एक्चुअली हैंड रेस है तो पहले का है कि अभी और कुछ आपको पूछना है? आपको माइक दिया है। वो पहले का ही है भैया, सॉरी सॉरी, उसको मैं हटा देता हूँ। पहले जी का ही जी। है। या तो धोखे से अभी और हो गया होगा, हो सकता है, पर अभी नहीं पूछना है। बस ये बताना था भैया को कि हम लोग छोटी गोष्ठी में वो स्टार्ट किए हैं पिछले हफ्ते के। जो एनबीसी का रोल प्ले है, हम लोग 5-6 लोग मिलकर स्टार्ट किए हैं। तो ये सूचना देनी थी बस। थैंक यू भैया। ओपन हुआ है तो बढ़िया। मैं बोल ही दिया। बढ़िया। जी। नमस्ते। जी अश्विनी भैया, आप हैंड रेस है, आपको माइक दिया है। नमस्ते भैया। ये नमस्ते। जो भाई, हाँ, मुझे तो यानी कि रागीवाल जी की जो बातें सुनी, उसमें जो इन्होंने कहा, सोम भाई का हवाला दिया, वो बातें, वो भी उनकी भी सुनी सुनाई बातें होंगी। वो बातें इतनी सही नहीं है कि एक एज के बाद में आदमी को ये लगता है कि सब ऐसे हैं। ये एक मान्यता है भैया, और मैं इसको सर्टिफाई करता हूँ कि ये ऐसा नहीं है। बिकॉज आई एम ओवर 60। मुझे इससे ये सुनाई पड़ रहा है कि आप 60 से 80 वाली उम्र में आते हैं। मैं वेट ही कर रहा था कि अभी कोई कुछ कहने वाले हैं उस पर। नहीं नहीं, मैं बहुत ऑथेंटिकली कह रहा हूँ ये बात। और यानी कि मैंने अपने इतने ऐसे कईयों को जानता भी हूँ, 60 साल के बाद के लोगों को। ऐसा नहीं है। अब थोड़ा बहुत वो रहता है, वो तो जैसा आपने कहा 40 से नीचे वालों के लोगों में भी रहता होगा। और ये जो भैया की बातें हैं, इनके पिताजी की बातें हैं, अब इसमें मैं अपने, आपने बात अच्छी तरह से कही, उसी बात को अगर मैं कहूँ तो इस तरह से कह रहा हूँ कि वो इनका सुख चाहते हैं, एक हकीकत है। ये अपना खुद सुख चाहते हैं, उससे ज्यादा वो, इनके पिताजी इनका सुख चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि ये जो इनका सुख किस चीज में है। अब ये अगर उनको ये कन्विंस कर सके मेरा सुख वाकई में, या मेरे मेरे बच्चों का सुख किस चीज में है, ये अगर उनको, ये पात्रता की बात गिनो या योग्य जो भी आप गिनो, ये अगर उनको प्यार ये समझा सकें, और ये अपनी मुझे ऐसा लग रहा है, माइट बी रॉन्ग, बेटर इफ आई एम रॉन्ग, कि ये अपनी मान्यता में दृढ़ है और वो अपनी मान्यता में दृढ़ है, और वो बीच का जो है वो तोड़ना है इनको। आइस, बस, अस्तु, नमस्ते। बढ़िया। मैं सुनील भैया को इतना ही कहूंगा कि पिताजी की उम्र वाले लोग अगर सलाह दे रहे हो तो उसका महत्व होता है, उसको पकड़ना चाहिए। और जो बात आप कह रहे हैं ना अंकल, क्या होता है कि हम सबकी जो परिस्थितियां होती हैं, हमने जिस तरह के लोग देखे होते हैं, जिस तरह का वातावरण देखा होता है, हम खुद जिस तरह के होते हैं, हमारे निष्कर्ष भी उसी तरह के होते हैं। कल कोई हमको इस बात को बता रहा था कि परिवार का मजाक उड़ाने का काम या परिवार की उपयोगिता नहीं है, इस बात को वही कह सकता है जिसने परिवार में बहुत दुख पाया हो, जिसने परिवार में बहुत अच्छे से जिया हो, वहां एक खुशनुमा माहौल देखा हो। उसको परिवार को क्रिटिसाइज करने का कभी मन भी नहीं होता है। तो बेसिकली हमारा किस तरह का बैकग्राउंड रहा है, किन घटनाओं को हमने देखा है, किन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, हमारी खुद की मान्यता या संस्कार की स्थिति क्या है, ये सब तय करता है कि हम क्या निष्कर्ष निकाल के बैठे। जी, इतना ही बात कह रहा था मैं। कुछ और आप कहना चाहेंगे अंकल तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज हम पूरा कर सकते हैं आपकी बात को। नहीं भैया, नहीं। बढ़िया। ये जो मैंने कही थी वो बातें भी आपने कह ही दी थी, मैंने जरा अलग से रखा। पर ये एक बात तो हकीकत है, कोई भी, यानी कि हमारी उम्र का कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे कुछ परेशानी में आए। वो जो एक भय है वो एक दूर हो, और यही चाहना रहती है कि बच्चा कैसे सुखी होगा। अगर आगीवाल जी अच्छी तरह से समझा सकते हैं मेरा सुख इसमें है, ये चैलेंज उन पर है, तो मैं मानता हूँ कि कोई प्रश्न नहीं रहेगा। अस्तु। ठीक बात। ठीक बात। नमस्ते। जी जगदीश भैया। नमस्कार भैया। नमस्ते। नमस्ते। भैया वैसे तो मुझे थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन
कुछ तीन शब्द हैं जिनका अर्थ थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दें। परिवर्तन, परिमार्जन और प्रत्यावर्तन। ये कुछ समझ में तो आया है, लेकिन ये जो परिमार्जन वाला मुद्दा है, इसको थोड़ा सा आप समझा। जी भैया, बहुत थोड़े मैं इस जगह पे कर देता हूँ, बाकी तो किसी सार सत्र या किसी और बुक रीडिंग वाले सेशन में डिटेल कर सकते हैं। हाँ हाँ। परिवर्तन का सामान्य अर्थ होता है बदलना। जी जी। तो परिवर्तन दोनों तरह का होता है। एक गलती से दूसरी गलती में जाना भी एक परिवर्तन है। सिगरेट पीते थे, छोड़ दिए, शराब पीने लगे, ये भी एक परिवर्तन है। हम्म मांस खाते थे वो छोड़ दिए, बकरी खाते थे वो छोड़ दिए, मुर्गा खाने लगे, ये भी एक परिवर्तन है। हम्म और उल्टा भी है। आप मांस खाते थे, मांस छोड़ दिए, ये भी एक परिवर्तन ही है। हम्म। तो परिवर्तन दोनों तरह का होता है, गलत एक गलती से दूसरे गलती में या एक गलती से सही में। ये ठीक। जो दूसरा वाला परिवर्तन है वो इंपॉर्टेंट है, पहला वाला परिवर्तन तो बेकार है। एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में गिरना कोई बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। बट हाँ, गलत कई बार ऐसा भी लगता है कि पहला गड्ढा कम गहरा था, दूसरा गड्ढा ज्यादा गहरा, उसमें ज्यादा गहरे में गिर गए। होता है ना, हिंदी में कहावत है, आम से गिरे बबूल में अटके। हम्म। तो परिवर्तन वो है। जी। तो आप देखिएगा कि परिवर्तन कहाँ तक होता है, तो दर्शन कहता है क्रिया पूर्णता तक परिवर्तन की संभावना है। जहां तक हमको जो है गलत से सही में शिफ्ट होना होता है। हाँ। क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता की जो यात्रा है वो परिमार्जन है। परिमार्जन का मतलब होता है सही ही हमारा दिनों दिन और बेहतर होते जाता है। फॉर और एक बार फिर एग्जाम्पल, से क्रियापूर्णता का कुछ शब्द बोला था आपने? कह रहा हूं क्रिया पूर्णता तक परिवर्तन है। हाँ हाँ। क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता के बीच की जो यात्रा है वो परिमार्जन है। ठीक ठीक ठीक। परिमार्जन का मतलब होता है जो सही है अब वही हम्म, दिनों दिन और प्रखर होता है और पुष्ट होता है और फैलता है। फॉर बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल, हम पहले परिवार तक में स्नेह के साथ जी रहे हैं। हम्म। धीरे धीरे हमारा फैलता है तो हम पूरे समाज के साथ स्नेह से जी पाते हैं, धीरे धीरे पूरी व्यवस्था के साथ स्नेह से जी पाते हैं। तो हम परधन पहले भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जी स्वधन को जो बांटने का काम है वो पहले हम परिवार की सीमा में कर रहे थे, अभी हो सकता है समाज की सीमा में करने लगे और फैले तो पूरे व्यवस्था की सीमा में उसको करने लगे। जी। ये संस्कार में जो बदलाव है, ये वाला काम परिमार्जन कहलाता है, सही के और बेहतर होने की बात। तो सुसंस्कार जो हमारा दिनों दिन बेहतर होता है उसको परिमार्जन कहते हैं। और ये कहाँ तक होता रहेगा, तो जब तक संस्कार पूर्णता की जगह पर न पहुंच जाए। कि जीवन में अधिकतम जो होने की संभावना है जिसको आचरण पूर्णता कहते हैं, वो जब तक ना हो जाए तब तक ये परिमार्जन का काम चलता रहता है। तो गठन पूर्णता तक परिणाम, क्रिया पूर्णता तक परिवर्तन, आचरण पूर्णता तक परिमार्जन, ऐसा परिणाम परिवर्तन और परिमार्जन शब्द का डिजाइन है। ये तीनों बात पकड़ में आई भैया? तो प्रत्यावर्तन पर आऊं, वो एक अलग शब्द है। हाँ, ये आ गई। एकदम उत्सवित हो, मतलब एकदम बढ़िया से आ गई। बढ़िया। तो परावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिंपल मतलब है, परावर्तन का अर्थ है बाहर की ओर व्यक्त होना, और बहुत बढ़िया। प्रत्यावर्तन का मतलब है बाहर जो कुछ भी घटित हुआ वो सब के आधार पर जो निष्कर्ष हम निकाल करके अपने अंदर इकट्ठा करते हैं वो प्रत्यावर्तन है। बहुत बढ़िया भाई। तो परावर्तन में ऊपर की क्रिया नीचे की क्रिया में एक्सप्रेस होती है। प्रत्यावर्तन में नीचे की क्रिया का मूल्यांकन करके ऊपर की क्रिया अपडेट होती है या जागृत होती है। तो वाह। तो प्रत्यावर्तन प्रोसेस है अपने ऊपर की क्रिया में जाने का। परावर्तन है जहां तक हम पहुंच गए हैं उसको अपने जीने में आचरण में लाने का।
तो हम बोध में अगर खड़े हैं और वो परावर्तित होगा, तो संकल्प चिंतन चित्रण विश्लेषण तुलन आस्वादन चयन और नीचे व्यवहार, ये पूरे में उतरेगा। हम्म, बोध से जब हम प्रत्यावर्तन पर काम करना शुरू करेंगे, तो वो हमको प्रामाणिकता और अनुभव की तरफ ले जाएगा। बहुत बढ़िया। जैसा हमने बोध से कहा, यही बात चित्त पे वृत्ति पे मन पे सब जगह पे लागू होगी। जी जी भैया। एकदम बढ़िया भैया, धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, ये बहुत मजा आया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। 10 बज गए हैं लगभग। कोई अर्जेंट प्रश्न हो तो एक बार के लिए पूछ लेते हैं, अगले 1-2 मिनट लगा सकते हैं अगर कुछ अर्जेंट हो तो। अन्यथा शीतल भैया हम क्लोज करने की तरफ जा सकते हैं। जी भैया। मेरे ख्याल से किसी का हैंड रेज नहीं है, तो अभी क्लोजिंग की ओर चलते हैं। मैं इस नमस्ते बात कहते से हैं। खुश हूं कि कुछ लोग जो शेयरिंग कर पा रहे हैं उनका तो मैं अच्छे से देख पा रहा हूं कि क्या गति हो पा रही है। जो लोग नहीं भी शेयरिंग कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये मानता हूं कि एक लेवल पर वो काम कर ही रहे होंगे और उसमें बढ़ ही रहे होंगे आगे। बट मैं चाहूंगा कि आगे जब कभी भी आप लोग और शेयरिंग कर पाएंगे, तो उससे थोड़ा हमको भी आइडिया लगेगा कि ये कितना काम कर रहा है। और जहां कठिनाई होगी उसको रिजॉल्व करने पर भी हम दोनों तरह से बात हो सकती। मुझे पता होगा तो आपको बता सकता हूँ, नहीं पता होगा तो वो मेरे अपने आगे बढ़ने का एक अवसर होता है कि हमको दिखता है कि कहाँ हमको काम करना है। तो वो दोनों दृष्टि से शेयर कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से खुला हूं इसमें। बढ़िया। तो आज के लिए पूरा कर लेते हैं। 31 को वापस मिलेंगे। दीदी पूछ रही गोष्ठी कब तक कंटिन्यू करेंगे, अभी देखते हैं दीदी। आप जिस दिन कह देंगे कि अब हम गोष्ठी आगे चला लेंगे, उस दिन तो हम पक्का बंद कर देंगे, ये हम कह सकते हैं। उसके पहले का देखते हैं। अभी मेरा मन है कि जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर लें, बट देखते हैं कितना समय लगता है। एक बार बात करेंगे उस पर। मुझे तो अभी अपनी तरफ से 2-3 बातें और कहनी हैं, उसको मैं अगले 1-2 मीटिंग में पहले पूरा करता हूँ। फिर इस पर बात करेंगे कि इसको कब तक चलाया जाए। और ठीक है, अनम्यूट कर दे सकते भैया सभी लोगों को, नमस्ते कर लें, फिर अगली बार इसको कंटिन्यू करते हैं। जी। मुझे विचार वाले एरिया को एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट टाइम करूंगा उसको, तो पिछली बार से ही श्याम पेंडिंग है। भैया नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। श्याम भैया। नमस्ते भैया। श्याम नमस्ते। भैया, धन्यवाद। भीलवाड़ा में आप राम राम होंगे, राम नीट का राम। शिविर कर रहे हाँ हाँ। हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं अभी कार्यक्रम में? भैया अनुमानित तो 240 का